हेलो एवरीवन, मैं रोहित वर्मा। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास जो हम कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक चीज़ आप दोस्त ध्यान रखें, मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आपको मोस्टली जो है वो देखने को मिलेंगे। और दूसरा नंबर, इसमें आपको क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, मेनली फैक्ट्स के बेस पे जो है उसके बेस पे मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी। और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर तो उनकी डेट्स याद करनी है, डेट्स याद करेंगे क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जो है वो युद्ध हुए हैं, वॉर्स, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो आंदोलन वगैरह मूवमेंट्स चली हैं वो याद करना है, और दूसरा गवर्नर वाइस रॉय ये याद करने हैं, ठीक है। तो इतने में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ट्राई कीजिएगा, साथ साथ में हो सके तो आंसर्स भी देते जाएं कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन डैश द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। देखिए चार्टर करके ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में चार्टर जो है वो एक्वायर किए जाते थे। चार्टर आप कह सकते हैं कि एक टाइप का एक पत्र कह सकते हैं कि जिसके द्वारा जो है किसी चीज़ की परमिशन दी जाती थी, ग्रांट किया जाता था, ठीक है। क्योंकि रूल जो है वो कौन कर रहा था, स्टार्टिंग में थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक कंपनी थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वहाँ का जो एक्चुअल रूलर था एलिजाबेथ थी, ठीक है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर बाद में वो आई थी। तो अभी जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी तो तब तक ये चार्टर्स के द्वारा उनको रूल रेगुलेशन, जहाँ आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ को काम करना ना करना उसके रिलेटेड आपको जानकारी दी जाती थी। तो वो जो है वो कब दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सोल ट्रेड कर सके विद ईस्ट, तो वो दिया गया था 1600 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा रहेगा, ठीक है। इसमें क्या था कि ट्रेड विद ईस्ट, ईस्ट के साथ ट्रेड कर सके, ट्रेड विद ईस्ट, ये याद रखिएगा। और एक चार्टर एक्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है 1813 का, ठीक है। 1813 का जो है ये आता है, याद रखिए। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरोपियन पावर वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया। कौन सी यूरोपियन पावर है जिसने सबसे पहले ट्रेडिंग पोस्ट भारत में लगाई थी, ठीक है। आप सभी को क्या लगता है कि कौन होंगे जो भारत में सबसे पहले आके जिन्होंने व्यापार करना शुरू किया था, कौन थे? क्या वो ब्रिटिश थे, पुर्तगीज़, फ्रेंच या फिर डच, कौन थे? बात करते हैं सबसे पहले हम ब्रिटिश की, इसके बाद आप खुद ही आंसर दीजिएगा। ब्रिटिश की बात करते हैं तो ब्रिटिश आए थे 1608 में आए थे इंडिया में। फिर इसके सिवा बात करते हैं हम पुर्तगीज़ की, तो पुर्तगीज़ 1498, वास्को डिगामा याद है आप सभी को, अभी मैंने जस्ट पहले क्वेश्चन में बोला, ठीक है। तो वो पहला जो है पुर्तगीज़ था, वो वास्को डिगामा। फिर इसके सिवा बात करते हैं हम फ्रेंच की, तो 1673 में फ्रेंच वाले आए थे और डच वाले आए थे 1605 में। ये इनके टाइम पीरियड हैं। तो कौन सा आंसर रहेगा इसमें, कौन सबसे पहले आया था? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगीज़ आए थे, क्लियर, 1498 में। अगर यहीं से आपको क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ लूँ कि सबसे लास्ट में जो है वो कौन गया था इंडिया छोड़ के, ठीक है, सबसे लास्ट में क्विट किसने किया था, हु क्विट इंडिया एट लास्ट, इनमें से लास्ट में इंडिया जो है वो किसने क्विट किया था सबसे लास्ट में, तो वो भी जो है वो पुर्तगीज़ ही थे, ठीक है। ब्रिटिश ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बट पुर्तगीज़ का याद रखिए, सबसे पहले आए भी पुर्तगीज़ थे और सबसे लास्ट में गए भी पुर्तगीज़ थे। पुर्तगीज़ कहाँ बसे हुए थे, ये बसे हुए थे गोवा में बसे हुए थे, और ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय करके चलाया गया था इंडियन आर्म्ड फोर्स के द्वारा, जिसके द्वारा इनको वहाँ से निकाला गया था पुर्तगीज़ को। याद रखिए ऑपरेशन विजय जो है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ प्लासी जो है हुई थी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहले इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ प्लासी पूछा जाता है हुई कब थी, तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। अब इन्होंने पूछा कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो किस ब्रिटिश रूलर के बिहाफ पे हुई थी या कौन था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही रहेगा, रॉबर्ट क्लाइव था। और हुई किसके साथ थी, वर्सेस किसके साथ थी, सिराजुद्दीन दौला, सिराजुद्दीन दौला, ठीक है, इसके साथ हुई थी। ये कौन था, सिराजुद्दीन दौला कौन था, लास्ट नवाब ऑफ बंगाल, लास्ट नवाब ऑफ
बंगाल का आखिरी नवाब था सिराजुद्दीन दौला, और इसके साथ जो है ये हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी को ना आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टार्टिंग थी रूल करने की। जैसे आपको बताया था कि बाबर की बात कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, तो बाबर की जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? फर्स्ट पानीपत की बैटल से। कहाँ से हुई थी? फर्स्ट पानीपत की बैटल से, जब उसने इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर उसके बाद जो है अपने बाबर ने अपना जो डायनेस्टी थी उसको इस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है, मुगल वहाँ से स्टार्ट हो गया था पीरियड। तो इसी तरह जो है ब्रिटिश पीरियड अगर पूछ लिया जाए कहाँ से स्टार्ट हुआ था या किस बैटल से स्टार्ट हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी याद रखिएगा, ये एक टर्निंग पॉइंट था। क्लियर? तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। हाँ, सिंपल सा बताइए, आपको मैं सिंपल बोल के बता देता हूँ आपको कि एंग्लो फ्रेंच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें गवर्नर कौन था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया का। ठीक है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वैसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी एक। ठीक है, तो 1742 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जो है वो कौन था? तो जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लिक्स। ठीक है, कौन था? जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लिक्स जो है ये था। इसने 1764 में मद्रास को कैप्चर किया था। किसको कैप्चर किया था? मद्रास को कैप्चर किया था 1746 में। क्लियर है? इसके सिवा डुप्लिक्स जो है इसकी फर्स्ट कार्नेटिक वार हुई थी। फर्स्ट कार्नेटिक वार हुई थी 1744 से 48 के टाइम पीरियड में, और ये जीत गया था उसमें। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें आपको मोस्टली जो है वो फोकस किस पे करने की ज़रूरत है? डेट्स के ऊपर। बस आपको डेट्स याद रखनी है और गवर्नर वॉइसरॉय जो आएंगे उनके नाम याद रखने हैं। तो ये कैसे याद होंगे? बार बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड डच इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट कॉलोनी इन इंडिया? डच वाले जो थे उन्होंने भारत में अपनी कॉलोनी, सबसे पहली कॉलोनी जो है वो कहाँ पे स्थित की थी? तो मसूलीपट्टनम, जिसे अभी मेरे ख्याल से मछलीपट्टनम कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। आई थिंक करंटली उसे क्या कहा जाता है? मछलीपट्टनम कहा जाता है। उस टाइम पे कहा जाता था मसूलीपट्टनम। क्लियर है? तो ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 1605 में की गई थी, और इनका टाइम पीरियड कब तक रहा था? 1825 तक जो है ये रहे थे। क्लियर है? मसूलीपट्टनम में डच वालों ने सबसे पहले अपनी कॉलोनी लगाई थी। 1605 से लेके 1825 तक इनका जो है टाइम पीरियड रहा था। ये आए किस लिए थे? तो आए जितने भी थे, याद रखना, सभी ट्रेड के लिए आए थे। जितने भी आए थे सभी ट्रेड के नाम पे आए थे कि हम ट्रेड करने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी कंपनी है जिसने अपनी पहली फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे लगाई थी? फर्स्ट फैक्ट्री सेट अप ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर 1651। ठीक है, 1651 में हुगली नदी के तट पर किस कंपनी ने कारखाना स्थापित किया था? डेनिश, एक डेनिश करके भी आते हैं। ठीक है, ये पता कौन से आएंगे? ये नॉर्वे आएंगे, नॉर्वे वाली साइड के। पुर्तगीज, इंग्लिश या फिर फ्रेंच। तो कौन सा आंसर रहेगा इसमें बिल्कुल सही? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम कहते हैं। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने जो है ये हुगली नदी के ऊपर जो है अपनी 1651 में पहली फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश की थी। उस टाइम पे रूलर में कौन थे? एलिजाबेथ वन जो है वो रूल में थी। ठीक है, और कौन से चार्टर के अंदर आई थी? जो आपको स्टार्टिंग में भी बताया मैंने, चार्टर 1600 में, चार्टर एक्ट 1600 में जो है ये हुआ था। तो बात कर ले हुगली की, कि हुगली जो है, हुगली के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, जियोग्राफी में क्वेश्चन बन जाता है हुगली कहाँ पे है? तो हुगली आ जाएगी वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे आ जाएगी हुगली? हुगली आ जाएगी वेस्ट बंगाल में। याद करते हुए चलेंगे सभी साथ साथ में, और साथ साथ में ट्राई कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इन विच ईयर ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ रेजोल्यूशन गिविंग इक्वल राइट टू ऑल इंग्लिशमैन? देखिए सिंपल भाषा में अगर आपको बोलूं तो कौन से वर्ष में, कौन से साल में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक रेजोल्यूशन पास किया था? रेजोल्यूशन को हम कहते हैं दस्तावेज। ठीक है, या प्रस्ताव। तो ये जो है ये कौन से वर्ष में पास किया गया था जिसमें सभी इंग्लिशमैन जो कह सकते हैं वेस्ट वाले थे, जो भी आते थे, ठीक है, उनको इक्वल ट्रेड करने का मौका मिले? मोनोपोली करते थे ब्रिटिश वाले, क्या करते थे? ये मोनोपोली करते थे। मोनोपोली क्या होता है? कि एक बंदे का अधिकार। ठीक है, तो किस वर्ष में हुआ था ये?
क्वेश्चन नंबर 78, तो ये दिया गया था चार्टर एक्ट 1830। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि चार्टर एक्ट 1830 जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है। इसके बाद क्या हो गया था कि नो मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली जो है वो नहीं दी गई थी, बट ये एक लाइसेंस के अंडर, ठीक है, अंडर स्ट्रिक्ट लाइसेंस, अंडर स्ट्रिक्ट लाइसेंस ये जो है वो ट्रेड करते थे। फिर सभी जो है वो ट्रेड करने लग पड़े। ट्रेड करते किस चीज़ का था, तो मोस्टली जो ट्रेड करते थे वो केरला से करते थे, साउथ से करते थे, और वो करते थे मसालों का। किसका करते थे, मसालों का, जिसे हम स्पाइसेस कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट इट्स ऑपरेशन। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अपना काम कब स्टार्ट किया था, तो बिल्कुल सही आंसर जो क्या रहेगा 1616 में किया था। और ये कब तक रही थी, 1615 तक रही थी। कौन सी जगह में थे ये इस्टेब्लिश हुए, तो ये हुए थे तमिलनाडु में। आपको मैं बता चुका हूँ ये कहाँ के हैं, नॉर्वे, नॉर्वे, क्लियर। चलिए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह रह जाए कमेंट करके बता दीजिएगा, डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपके डाउट का जो है वो आंसर आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज वॉइस रॉय इन इंडिया। पहला पुर्तगीज का वॉइस रॉय, पहला पुर्तगीज अगर पूछा जाता कि कौन था, तो वास्को डिगामा था। और यहाँ पे पूछ लिया है पुर्तगीज का पहला वॉइस रॉय, तो अल्मीदा जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसका पूरा नाम लिख लो आप, फ्रांसिस्को डी एल्मीदा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। और टाइम पीरियड की बात कर ली जाए तो 1505 जो है वो इसका टाइम पीरियड रहेगा। ये क्या है, फर्स्ट पुर्तगीज वॉइस रॉय इन इंडिया, पुर्तगालियों का पहला वॉइस रॉय जो भारत में था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड सहाजुद्दौला एंड शाह आलम साइन ट्रीटी एट इलाहाबाद विद रॉबर्ट क्लाइव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए, ये शाह आलम जो है ये कौन था, एक मुगल था। कौन था शाह आलम, शाह आलम एक मुगल था, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है सहाजुद्दीन दौला और शाह आलम ने एक ट्रीटी साइन की थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ। रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो है एक ट्रीटी साइन की थी, और ये ट्रीटी जो है ये साइन की थी, सबसे पहले डेट लिख लीजिए 1765 में की थी, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का जब युद्ध हुआ था ना, तो उसके बाद की गई थी। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें बॉर्न ब्रिटिश वाले जो हैं वो जीत गए थे, क्लियर। उसके बाद जो है ये एक ट्रीटी इनके बीच में जो है वो साइन हुई थी, ठीक है। तो ब्रिटिश जीत गए थे इसमें, और ये हुई कहाँ पे थी, ये हुई थी प्रयागराज में, प्रयागराज यूपी में जो है ये हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। ये बक्सर की बात कर रहा हूँ, बक्सर यहाँ पे हुई थी, क्लियर है। बक्सर की भी साथ साथ में डेट याद कर लीजिए, बक्सर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1764 में बक्सर की हुई थी, और प्लासी की 1757, वो भी आपको करवा चुका हूँ। डेट्स इसमें याद रखिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलमोस्ट जो है आप कह सकते हैं कि हैवी क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने में मिल जाएंगे, और इनको अच्छे से जो है आप याद भी कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि अवध जो है उसको डलहौजी ने कब अनेक्स किया था, ठीक है। डलहौजी ने अवध को कब अनेक्स्ड किया था। नेक्स्ट होता है कब्जा करना, हथिया लेना किसी चीज़ को। डलहौजी की ना एक वो आएगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि डलहौजी ने जो है वो अवध पर कब्जा कब किया था। तो 1856 इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। 1856 में इसने कब्जा किया था। इनकी ना ब्रिटिशर्स की एक बहुत ही तगड़ी नीति आप कह सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी स्कीम कह सकते हैं, जिसके द्वारा इन्होंने भारत में बहुत ही आसानी से जो आप कह सकते हैं रूल कर लिया। क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स पे ये क्या करते थे, एक टाइप के ना उनको या तो सैनिक नहीं रखने देते थे फोर्सफुली, या फिर कहते थे कि आप हमारे सैनिक रखो। क्योंकि ब्रिटिश के पास क्या था, इनके पास एडवांस वेपन कह सकते हैं ना आप। जैसे मान लो कि आज कोई देश है उसके पास एडवांस वेपन नहीं है, और दूसरा एक देश है उसके पास एडवांस वेपन है, वो बोलेगा कि आप हमारी फोर्सेस को अपने देश में रख लो, ये आपको सिक्योर करेंगे दूसरे देशों से। जो भी कोई दूसरे देश आप पे अटैक करेंगे, हमारी फोर्सेस लड़ेंगी। बस आपको करना क्या है कि हमारी फोर्सेस को सैलरी पे करनी है, ठीक है, आपको इनको सैलरी देनी पड़ेगी। तो मान लो अब मेरी फोर्सेस जो है, ये एक देश है
ठीक है, इसमें मेरी फोर्सेस पूरे पे डिप्लॉय हैं, तो मेरी फोर्सेस जो हैं इस देश को पूरे अच्छे से जान लेंगी, बारीकी से जान लेंगी। और जब मुझे लगेगा कि मेरे देश की इकॉनमी, इन फोर्सेस को लगेगा कि इसकी इकॉनमी या कोई भी तरह से ये कमज़ोर हो रहे हैं, तो यही फोर्सेस जो हैं वो इनके ऊपर अटैक करके इसको कब्जा लेंगी। ठीक है, इसको कब्जा लेंगी। और दूसरा नंबर कि ये देश जो है ये अपनी आर्मी धीरे धीरे छोड़ देगा और ये कभी मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। क्लियर है? तो ऐसी कुछ ये है राजनीति खेलते थे ब्रिटिश वाले। चलो इस पे भी आगे जो है हम डिस्कस करते हुए चलेंगे टाइम के साथ साथ। तो बढ़ते हैं फिलहाल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रियोतबाड़ी सिस्टम, जिसे हम जिमीदारा सिस्टम भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ज़मींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। तो बात की गई है कि ये किसके द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो थॉमस मुनरो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा? थॉमस मुनरो, जिसने कि 1820 में जो है इसको सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। थॉमस मुनरो बाय द वे था कौन? तो ये था गवर्नर ऑफ मद्रास। कौन था? मद्रास का गवर्नर था 1820 में थॉमस मुनरो। इसने रियोतवाड़ी सिस्टम जो है वो किया था। इसमें क्या था, रियोतवाड़ी सिस्टम एक्चुअल में था क्या कि जो भी मान लो अभी एक ज़मीन है, एक टुकड़ा है ज़मीन का, उसके ऊपर जो जो बंदा खेती कर रहा है उसको उसकी ऑनरशिप दे दी। ठीक है, उसको उसकी ऑनरशिप दे दी और फिर ये जो है टैक्स लेते थे ना, रिवेन्यू जो जनरेट करने के लिए, तो फिर ये डायरेक्ट उन ऑनर्स से जो है वो लेने लग पड़े। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें क्या करती थी, डायरेक्ट डील करती थी ऑनर्स के साथ फॉर रिवेन्यू कलेक्शन। गवर्नमेंट डील डायरेक्ट विद ऑनर्स फॉर रिवेन्यू कलेक्शन। क्लियर? तो थॉमस मुनरो इसमें नाम याद रखिएगा। 1820 में इसने रियोतवाड़ी सिस्टम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर टेक प्लेस? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, दो एंग्लो सिख वॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, कब कब हुई थी? बात करते हैं अगर फर्स्ट की तो फर्स्ट हुई थी 1845 से लेके 46 तक। और बात करते हैं इसी के साथ सेकंड एंग्लो सिख वार की, तो सेकंड हुई थी 1848 से लेके 49 तक। क्लियर है? ये दो सिख वार हुए हैं। इसके बाद एंग्लो मैसूर वार भी आएंगी, वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और जो जो भी रहेंगी वो चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे। बस आपको काम एक करना है कि चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, वो आपके ऊपर है। करिए ना करिए वो आपकी चॉइस है। ठीक है, करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे, नहीं करेंगे तो वो फिर आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट एंग्लो सिख वार का पूछा गया। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुई थी? 1845 से लेके 46 तक, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ही ये क्लास हो जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद आप सभी को जो है PDF जो आपके नंबर्स पे मिल जाएगी। क्लियर? ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर किसी को पर्सनली ना सेंड हो सके तो ग्रुप से वो डाउनलोड कर लेंगे। मैग्ना कार्टा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैग्ना कार्टा के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। विच वॉज कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? मैग्ना कार्टा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्ना कार्टा था क्या। ठीक है, मैग्ना कार्टा था क्या? मैग्ना कार्टा एक ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी। जैसे हमारी इंडियन एजुकेशन पॉलिसी होती है ना, वैसे ब्रिटिश एजुकेशन जो है वो पॉलिसी थी। उसमें उन्होंने क्या किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया था। क्या किया था? इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया था कि कुछ भी करना है भाई इंग्लिश में करो। ठीक है, जैसे अभी जो है, अभी आपने देखा होगा कि स्कूल्स में हिंदी दिवस मनाते हैं, ये वो करते हैं, फिर बड़ा दबाव देते हैं टीचर की हिंदी में पत्र लिखो, ये करो वो करो। तो वैसा ही सेम आप कह सकते हैं तब अप्लाई हुआ था कि सब कुछ जो है, सब काम जो है वो इंग्लिश में करवाते थे। तो बात करते हैं सबसे पहले मैग्ना कार्टा जो है वो लाया किसने था? तो चार्ल्स वुड ने। क्या नाम रहेगा? चार्ल्स वुड। सभी दोस्त नाम याद रखेंगे। इसके द्वारा जो है वो मैग्ना कार्टा आया था। और किस वर्ष में आया था? 1854 में इसने अप्लाई किया था, जिसे हम वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैग्ना कार्टा क्या था? ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी। ठीक है, जो किसके द्वारा लाई गई थी? चार्ल्स वुड के द्वारा लाई गई थी। 1854 में लाई गई थी और इसे हम वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन विच वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड? कौन से वर्ष में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था या लागू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के रिलेटेड। सबसे पहले समझ लेंगे हम कि ये था क्या। ठीक है, सबसे पहले समझ लेंगे ये था क्या वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है। लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट लिखिएगा इसके रिलेटेड। रीजनल लैंग्वेज,
रीजनल लैंग्वेज हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी। और तीसरा पॉइंट हो गया सेडिशन लॉ। क्लियर है? इतना सा याद कर लिया आपने सभी ने। पहले सबसे पहले ये चीज़ें याद कर लो। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में था क्या कि जो रीजनल लैंग्वेज होती है ना, रीजनल लैंग्वेज क्या हो गई कि मान लो मैं जम्मू से हूँ, मेरी लैंग्वेज क्या है, डोगरी है। कोई भाई पंजाब से है, उसकी लैंग्वेज क्या है, पंजाबी है। अगर कोई महाराष्ट्र से है, उसकी लैंग्वेज मराठी है। कोई साउथ वाली साइड से है, उसकी लैंग्वेज कन्नड़ है। तो ये रीजनल लैंग्वेज हो गई। बट जो ब्रिटिशर थे उनको हमारी रीजनल लैंग्वेज जो है वो पढ़नी नहीं आती थी, ठीक है। और रीजनल लैंग्वेज इसमें क्या हो रहा था, प्रमोट कर रहे थे एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ को। एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ से आप क्या समझते हैं कि जो उनके खिलाफ थी, ठीक है। एंटी हो गया उनके खिलाफ होना, उनसे दुश्मनी होना। कि हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में लोगों को समझाते थे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक है, ब्रिटिशर्स ऐसे हैं वैसे हैं। ये चीज़ था रीजनल लैंग्वेज में। बट ब्रिटिशर्स को क्या था, ये चाल समझ आ गई। फिर ब्रिटिशर्स ने हमारे ही इंडियंस को हायर किया, उस पोजीशन पे रखा। फिर वो क्या करते थे कि जो भी न्यूज़पेपर छपते थे जिसके द्वारा ये प्रमोट होती थी, फिर उनको वो ट्रैक करने लगे, ठीक है। सबसे पहले उनको वो पढ़ते थे, पढ़वाते थे कि इसमें कोई एंटी ब्रिटिश के रिलेटेड कोई चीज़ तो नहीं लिखी, हमारे खिलाफ कोई चीज़ तो नहीं लिखी। अगर कोई बंदा वो पाया जाता था न्यूज़पेपर वाला कि जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ लिखा है, तो फिर उसे सेडिशन लॉ में डाला जाता था, जिसके अंदर क्या करते थे, उसको सज़ा भी मिलती थी और उसका सब सामान, प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर, सब कुछ जो है वो सीज कर लिया जाता था। क्या कर लिया जाता था, सीज कर लिया जाता था। और उससे जो है वो प्रेस, जो न्यूज़पेपर छापता था, वो सब ख़त्म कर देते थे उसका। क्लियर है? ये था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। और बात करते हैं अब कि ये आया कब था। तो ये आया था 1878। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा। कब आया था? 1878 में आया था। अब बात करते हैं कि ये लाया किसने था, तो लिट्टन ने लाया था। क्लियर है? किसने लाया था? लिट्टन के द्वारा जो है ये लाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको कह रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ईयर वर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पास्ड टू ब्रिटिश क्राउन। देखिए, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही समझाया कि ये दो चीज़ें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन, या फिर जिसे आप कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे पहले कौन आए थे ये इनमें से? तो पहले ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो कि यहाँ पे ट्रेड करने आई थी। फिर जब इन्होंने धीरे धीरे हुकूमत अपनी जो है वो स्थापित कर ली, देखने लगे कि भाई भारत में जो है वो बहुत चीज़ें हैं, स्पाइसेस हैं, ये वो बहुत मतलब अमीर टाइप का है, तो बहुत सारी चीज़ें लेने लग पड़े। जब यहाँ से गवर्नर जो है रिटायर होके जाते थे तो देखते थे ब्रिटिश वाले कि यार ये तो बड़ा पैसा कमा के आया है, वहाँ पे ऐसा क्या है। तो फिर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो ट्रेडर्स गए हुए थे ना, ठीक है, ये बिजनेसमैन जो गए हुए थे, इन सभी को वापस ले लिया और फिर डायरेक्ट रूल करने लगा कौन? ब्रिटिश क्राउन। डायरेक्ट रूल करने लगा ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ये डायरेक्ट रूल करने लगा। और यही पूछा है कि कौन से वर्ष से स्टार्ट हुआ था, तो 1858 बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। 1858 से ब्रिटिश क्राउन ने जो है वो डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू साइन अ सब्सिडरी अलायंस विद ब्रिटिश। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? अब इन्होंने क्वेश्चन में तो बस इतना ही पूछा है कि पहला कौन सा राज्य है जिसने सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिश के साथ साइन किया था। बट बात करते हैं कि सब्सिडरी अलायंस होता क्या है, वो भी जानना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पीछे क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे के बताया कि मान लो ये एक राज्य है, इसमें क्या होता था। अब सुन लो मेरी बात, मैं लिखूंगा नहीं, सुनो। इंडियन के जो किंग्स होते थे ना, भारत के जो राजा होते थे, उनको अपनी आर्मी रखने का अधिकार जो है इसमें नहीं दिया जाता था, ठीक है। उनको बोलते थे कि आप अपनी आर्मी जो है वो मत रखो, आप क्या करें कि हम आपको अपने बंदे देंगे, क्योंकि उनके पास भाई कैवलरी थी बहुत अच्छी, हथियार थे बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। तो वो हमारे वाले तलवारों के साथ, वो दूसरे बंदूकों के साथ तो बराबरी नहीं हो पाती थी। तो ब्रिटिशर्स बोलते थे कि हमारे सैनिक जो है वो आपकी रक्षा करेंगे, कोई दूसरा राजा आप पे आक्रमण नहीं करेगा, आप अपनी सेना जो है वो मत रखो, बस आप क्या कीजिएगा कि इनको पेमेंट कर दीजिएगा, इनकी जो सैलरी बने करेगी आप इनको सैलरी दीजिए, इनको खाना पीना दीजिए, वो सब आप कीजिएगा। तो वैसा करते थे सब्सिडरी अलायंस में, ठीक है। याद आ गई ये चीज़।
इतना वो करते थे, फिर बाद में क्या करते थे, धीरे धीरे वहीं से वो उनके ऊपर ही उल्टा अटैक करती थी उनकी आर्मी, और उनका एरिया जो है वो कवर कर लेते थे। अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए, इंडियन किंग्स वर नॉट परमिटेड टू हैव देयर ऑन आर्मी। ठीक है, इंडिया के जो राजा थे उनको खुद की जो है वो आर्मी नहीं रखने दी जाती थी। तो यही जो रूल है, यही हड़प नीति आप इसे कह सकते हैं, जिसके द्वारा ब्रिटिशर्स ने आसानी से कब्जा कर लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं वो सब समझ आ गए होंगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन इनमें जो हैं वो थे समझाने वाले, बाकी ऑलमोस्ट आपको याद ही करने पड़ेंगे, डेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। जो समझा रहा हूँ उम्मीद है वो समझ आ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो। बात करते हैं, जैसे मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पहले बताया, किसके द्वारा आया है, ये डलहौजी के द्वारा आया है। किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लाया गया है। अब इन्होंने पूछा कि सतारा और झांसी जो है ये इसके अंडर कब आए थे। एक तो आए थे 1408, कहाँ गया, हाँ ये रहा, 1848 और 1854 में। सतारा जो है, सतारा आया था 1848 में, और झांसी जो है ये आई थी 1854 में। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स था क्या चीज़, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स याद करिए। इसमें क्या होता था कि मान लीजिए अगर कोई राजा है, कोई रूलर है, कोई भी, अगर उसका अपना बेटा होगा तो वो आगे रूल कर पाएगा। अगर उनका खुद का बेटा नहीं है, उनकी बेटियां हैं, जब बेटा किसी वजह से मृत्यु हो गई, कुछ भी हो गया, उन्होंने किसी का बेटा गोद ले लिया कि ताकि ये हमारा आगे शासन करेगा, रूल करेगा, तो वो उसको रूल करने का अधिकार नहीं देते थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स बोलते थे जिसका खुद का बेटा है वही रूल करेगा, अदरवाइज गोद लिया हुआ बच्चा या अडॉप्ट किया हुआ बच्चा जो है वो रूल नहीं कर सकेगा आगे। फिर वो जो जितना भी शासन रहेगा वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। तो इसीलिए जो बोला जाता है ना, झांसी की खूब लड़ी मर्दानी, वो जो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, उनकी जो लड़ाई है उसके पीछे का रीज़न यही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। ठीक है, क्योंकि उनका खुद का बच्चा नहीं था तो उन्होंने शायद अडॉप्ट किया होगा, तो ब्रिटिशर्स की जो ये नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स उनके खिलाफ थी, तो इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई के बहुत से युद्ध हुए ब्रिटिशर्स के साथ। तो क्लियर, डेट याद कर लीजिएगा, 1854 में झांसी और 1848 में सतारा। देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पायर वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। क्वेश्चन ना ये बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे बनेगा ये, कि बताइए कि पहले राजधानी कौन सी थी और अभी कौन सी है। पहले राजधानी थी हमारी कलकत्ता, ठीक है, पहले राजधानी कलकत्ता थी और अभी जो है वो क्या है, दिल्ली है। तो इन्होंने क्वेश्चन में सिंपल इतना सा पूछा, ये शिफ्ट कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, तो 1911 में जो है ये शिफ्ट हुई थी, 1911 में शिफ्ट हुई थी। कलकत्ता जो है, कलकत्ता डेवलप एज अ इंडस्ट्रियल सेंटर, ये इंडस्ट्रियल सेंटर के तौर पे डेवलप हो रहा था बहुत अच्छे लेवल पे, और ये मोस्ट ईस्ट पे था। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ज़्यादा ही जो है वो ईस्ट साइड पे था, जिस वजह से बाकी इंडिया पे रूल करना जो है वो आसान नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की, कहाँ पे कैपिटल शिफ्ट की, इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की दिल्ली में। ठीक है, कलकत्ता यहाँ पे आ जाता, ठीक है, फिर इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की दिल्ली पे, यहाँ पे दिल्ली पे शिफ्ट की, फिर ये बिल्कुल सेंटर में हो गए, तो पूरा जो है इजीली रूल कर पा रहे थे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो है कैपिटल जब शिफ्ट हुई थी उस टाइम पे कौन था, उस टाइम पे था वाई हार्डिंग। हार्डिंग के टाइम पीरियड पे जो है ये कैपिटल शिफ्ट हुई थी। क्लियर, सभी क्वेश्चंस जो जितने अभी तक पढ़ाए हैं सभी क्वेश्चन क्लियर हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह बचा हो तो डेफिनेटली बता दीजिएगा। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवॉल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में से एक तो 1857 के रिवॉल्ट से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, और दूसरा पूछे जाते हैं जो महात्मा गांधी के द्वारा मूवमेंट्स चलाए गए थे उनके रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब जो है हम कवर करते हुए चलेंगे, रेगुलर क्लासेस में रहिएगा। और इसके सिवा वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा सभी दोस्त। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक डेफिनेटली करिएगा, और जो कुछ नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बात करते हैं गवर्नर जनरल कौन था 1857 के टाइम पीरियड पे। क्लियर है, तो कैनिंग जो है, कैनिंग ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। कौन, कैनिंग जो है ये गवर्नर जनरल था
रिवॉल्ट 1857 के टाइम पीरियड पे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके रिलेटेड लिख लीजिए। इसे ऑल्सो कॉल्ड, रिवॉल्ट 1857 को क्या कहा जाता है? फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा सीधा ही, ठीक है, कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार जो है वो किसे कहा जाता है? फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर जो है वो किसे कहा जाता है? या फिर ऑल्सो कॉल्ड सिपॉय म्यूटनी। सिपॉय म्यूटनी, ठीक है। ये दो चीज़ें जो है ये दो नामों से इसे जाना जाता है, एक तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर और दूसरा सिपॉय म्यूटनी। और बात कर ली जाए 1857 का जो रिवॉल्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, शुरू कहाँ से हुआ था? तो स्टार्ट फ्रॉम मेरठ। स्टार्ट फ्रॉम मेरठ जो है, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इसके पीछे के रीजंस जान लेते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा ये वाले क्वेश्चन को, ताकि आने वाले जो आगे क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको इजी हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी के ऊपर जो है क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इसके पीछे का कॉज क्या था, या आप कह सकते हैं रीज़न क्या था? तो रीज़न था, एक तो रिलीजियस था, ठीक है, एंड दूसरा सोशलिस्ट भी हो गया। रिलीजियस कैसे था, सुन लीजिए, इसको मैं बोलूँगा, ठीक है, सुन लीजिएगा। तो ये रिलीजियस कैसे था कि जो उस टाइम पे हमारे भारतीय थे, ठीक है, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, वो सभी क्या थे? अंग्रेजों के अंडर आर्मी में काम करते थे। तो उस टाइम पे जो बंदूक के कॉर्क होते थे ना, उसको मुंह से खोलना पड़ता था। और ये बात चली कि उसका जो कॉर्क होता है उसके ऊपर सूअर और गाय की चमड़ी जो होती है उसका बनाया हुआ लगाया होता है, जिसको हम मुंह से खोलते हैं, ठीक है। तो वो फिर एक टाइप का रिलीजियस म्यूटनी बन गया था कि हिंदू बोलेंगे हम गाय के नहीं, और मुस्लिम जो है वो बोलेंगे हम सूअर का नहीं टच करेंगे, ठीक है। तो एक तो वो रीज़न बन गया इसके पीछे का मेन, जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ था, आप कह सकते हैं। दूसरा नंबर, इनमें ना एक क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, चलिए वो आगे कवर करते हैं आगे के क्वेश्चंस में। चलिए ठीक है, ये रीज़न पता चल गया। रीज़न क्या था, स्टार्ट कहाँ से हुआ? मेरठ से स्टार्ट हुआ, रीज़न रिलीजियस था। और दूसरा रेसिज्म का भी एक रीज़न बन जाता कि काले गोरे का, ठीक है, वो इन्हें काले कहते थे, हमें हिंदुओं को, मुस्लिम्स को काले कहा जाता था, जो भी भारतीय थे, क्लियर, और अपने आप को उच्च बताते थे, उच्च कोटि के बताते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द गवर्नर जनरल डलहौजी रीजन फॉर एनेक्सिंग अवध? डलहौजी के ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा ना, डलहौजी में मेनली वही चीज़ आएगी, क्या आएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स करके, हड़प नीति जिसे कहा जाता है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स करके आएगा इसके रिलेटेड। बट इसमें इन्होंने पूछा गया है कि उन्होंने अवध को जो अनेक्स किया, अनेक्स क्या होता है? कब्जा कर लेना। अवध के ऊपर जो कब्जा किया 1856 में, उसके पीछे का क्या कारण था? तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बिकॉज इट वाज मिसगवर्नड, क्योंकि वो अच्छे से नहीं चला पा रही थी सरकार उसको, एक नंबर। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग फैमिलीज, रूलिंग फैमिलीज के हित के लिए। तीसरा है सब्सिडरी अलायंस इंपोज करने के लिए। सब्सिडरी अलायंस आप सभी को बता चुका हूँ, पीछे की क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, वो भी एक टाइप की हड़प नीति थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है टू ब्रिंग एन एंड द मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश जो था उसको ख़त्म करने के लिए। नहीं, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो मिस गवर्नड हो रही थी। ब्रिटिशर्स कहते थे, वो ब्रिटिशर खुद ही कह रहे थे, बोल रहे नहीं 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 नहीं, आपसे नहीं चल रहा भाई, ये हम चलाएंगे इसको अब, ठीक है, अवध को, आपसे सरकार जो है, आपकी सरकार से संभल नहीं रहा। जैसे अभी क्या होता है, आर्टिकल 356 है ना अपना, अभी करंटली आर्टिकल 356 क्या कहता है कि स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है जब किसी स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है उससे अगर गवर्नमेंट जो है वहाँ के हालात नहीं संभलते हैं, जहाँ वहाँ पे ज़्यादा दंगे होते हैं, कुछ भी हो सकता है इस टाइप का, कि मतलब स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, फिर गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे संभालती है। तो सेम वैसे ही किया यहाँ पे, ब्रिटिशर्स ने बोलते नहीं आपसे जो है वो नहीं चल रहा है, हम संभालेंगे। तो इसके पीछे का ये रीज़न था, क्लियर। इसके साथ ये भी याद कर लीजिए, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल रूल इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह बचे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और ट्राई कीजिए अपने आंसर्स जिन जिन भाइयों को आते हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते जाएं। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 पुट डाउन बाय ब्रिटिशर्स विच मुगल रूलर वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री?
इन्होंने कहा है कि जब 1857 का विद्रोह जो हुआ था, रिवॉल्ट जो हुआ था, जब वो थम गया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने जब उसको दबा लिया, नीचे कर दिया, तो कौन से मुगल रूलर को फोर्स किया गया था देश छोड़ के जाने के लिए? कौन से मुगल रूलर को फोर्स किया गया था देश छोड़ के जाने के लिए? तो इसमें हमारा क्या आंसर रहेगा? बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर भी थे। बहादुर शाह जफर लास्ट रूलर थे, लास्ट रूलर ऑफ मुगल्स, याद रखिएगा। लास्ट रूलर ऑफ मुगल के लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का पता क्या सिस्टम था कि जो भी हमारे क्रांतिकारी थे, ठीक है, इंडिया के जो भी थे, वो उसको ना ऐसे बोलते हैं ना, पंप देना, कि किसी कोई दो दोस्त खड़े हैं तो एक जो चालाक है वो बोलेगा जा 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 तू कर लेगा, ऐसा वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लेगा, तू ये कर लेगा, वो कर लेगा, जबकि उसे भी पता ये कर तो सकता नहीं है, पर वो उसको बढ़ा चढ़ा के पंप देते हैं। तो वैसे ही इंडियंस जो थे उन्होंने पंप दिया बहादुर शाह जफर को, उसको बोला कि नहीं नहीं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो जंग लड़नी है उसमें आप हेड बन जाओ हमारे, उसको राजा बना दिया, ठीक है। तो फिर ताकि ब्रिटिशर जो है वो सीधा निशाना किस पे डालेंगे? राजा पे डालेंगे कि राजा को मारो। एक नंबर तो अगर तो वो जंग जीत जाते तो ब्रिटिशर्स का भी सफाया होता, दूसरा नंबर अगर नहीं भी हुआ तो ब्रिटिशर्स किसको टारगेट करेंगे? राजा को करेंगे। तो राजा कौन है? बहादुर शाह जफर, जिससे मुगल खत्म हो जाएंगे। एक तीर से दो शिकार वाली बात यहां पे की गई थी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द मुगल एम्पायर व्हेन अ मैसिव रेविलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट? हाँ, मुगल एम्पायर कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ था? तो बहादुर शाह जफर, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय विनायक दामोदर सावरकर। जैसे मैंने आपको बताया कि 1857 का जो रिवॉल्ट है उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, और ये किसके द्वारा कहा गया था? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा कहा गया था। तो ये जो है स्टार्ट हुई थी 10 मई से स्टार्ट हुई थी, और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कौन सी जगह से जो है वो स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो मेरठ जो है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट हुई थी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कन्वर सिंह जो है, कन्वर सिंह, वेयर डिड कन्वर सिंह अ डिस्कनेक्टेड जमींदार ऑर्गेनाइज द रिवॉल्ट इन 1857? कन्वर सिंह जो हैं, इन्होंने जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था वहाँ पे कौन सी जगह से मोर्चा संभाला था? अलग अलग डिवाइड हो गए थे, तो अलग अलग जनों ने अलग अलग जगहें संभाली थी। चलिए वो लिख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर भी डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आता है, सबसे पहले कौन सा आएगा? एक मिनट, सबसे पहले आ जाएगा अवध, अवध जो कि लखनऊ। इसके सिवा दूसरे नंबर पे आ जाएगा कानपुर, ठीक है, कानपुर हो गया। इसके बाद लिख लीजिए, तीसरे नंबर पे लिखिए झांसी। ये इम्पॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपको इसमें से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए, अदरवाइज़ नहीं करना चाहते तो वो आपकी चॉइस है, बट कर लेंगे तो फ़ायदा रहेगा। नेक्स्ट है बिहार, और बिहार के बाद है राजस्थान। ये 5 जो प्लेसेस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनके मोर्चे के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवध की, कि अवध में कौन कौन था, ठीक है। तो अवध का मोर्चा किसने संभाला था? बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने जो है वो अवध का मोर्चा संभाला हुआ था। तो कानपुर है, कानपुर से कौन थे? तो नाना साहेब, नाना साहेब और तांतिया टोपे, नाना साहेब और तांतिया टोपे, ठीक है। नाना साहेब और तांतिया टोपे, और एक साथ में और था अजीमुल्ला। ये थे कानपुर वाले। झांसी से कौन था? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, आप सभी को मालूम है, रानी लक्ष्मीबाई इसमें सही रहेगा। और बिहार से थे कन्वर सिंह, जो कि अभी क्वेश्चन में भी पूछा गया है, कन्वर सिंह की बात की गई है। तो कन्वर सिंह कहाँ से थे? बिहार से थे। और कन्वर सिंह के साथ एक और व्यक्ति थे, वो थे अमर सिंह, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बस एक एक या दो दो लोग खड़े थे, मतलब आप कह सकते हैं कि ये हेड थे वहाँ के। लोग तो और भी बहुत थे इनके साथ स्पोर्टिंग में, बट ये हेड थे। और राजस्थान की बात करें तो जयदयाल सिंह, जयदयाल सिंह,
ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अवध से कौन था, बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब और तांत्या टोपे और साथ में अजीमुल्ला, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कन्वर सिंह और अमर सिंह। मोस्टली जो पूछा जाता है एग्जाम में, एक तो कानपुर पूछा जाता है, अवध और साथ में बिहार, ये तीन जो है इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं और इन तीनों पे अच्छी पकड़ जो है आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज प्रोक्लेम्ड एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान बाय सिपॉयज। किसको जो है वो हिंदुस्तान का राजा घोषित कर दिया गया था सिपॉयज के द्वारा, ठीक है। भारत का राजा जो है वो किसको घोषित किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि पंप दे के मुगल एम्पायर को उन्होंने बढ़ा चढ़ा दिया कि आप ही राजा हो, आप हेड बनो आगे, ठीक है। तो कौन था वो था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे वॉज अ सोल्जर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार कर लीजिए। मंगल पांडे जो है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं ये कि मंगल पांडे जो है वो किस रेजिमेंट से थे, तो बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री से थे, जो कि कौन से नंबर की थी, 34th नंबर की। क्लियर, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे सोल्जर्स थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी बहुत बढ़िया हो जाएगा। जिन जिन दोस्तों को जो जो आंसर आ रहे हैं ट्राई कीजिए कमेंट बॉक्स में, साथ साथ में आंसर देते जाएं। और कोई टाइप का अगर डाउट बच जाए, किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली बता दीजिएगा। इसके सिवा वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कीजिए, और जो कुछ दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट जो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और पीडीएफ की बात की जाए तो पीडीएफ जैसे ये कंप्लीट होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द मेन लीडर ऑफ कानपुर इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो बात की गई यहाँ पे कानपुर की, तो कानपुर का बताइए जल्दी से कि कानपुर के मेन लीडर कौन थे, कानपुर से मोर्चा जो है वो कौन संभाल रहे थे। आपको मैंने 3 नाम बताए, एक तो अवध, एक कानपुर और एक बिहार। तो कानपुर से कौन संभाल रहे थे, नाना साहेब नाना साहेब, और इनके साथ में एक और थे, नाना साहेब के साथ कौन थे, तांतिया टोपे, ठीक है, तांतिया टोपे एंड अजीमुल्ला। ये लोग जो हैं ये मोर्चा संभाल रहे थे, कहाँ से, कानपुर से। तो कौन सा आंसर रह जाएगा, इसका आंसर रहेगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का इनमें से जो है वो मेन सेंटर कौन सा नहीं है। 1857 के रिवॉल्ट की बात की जाए तो पूछ रहे हैं उसका मेन सेंटर जो है वो कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कानपुर, बरेली, रोहतक या फिर लखनऊ। तो देखिए 1857 के रिवॉल्ट की बात कर ली जाए तो ये कहाँ फैला था, तो ये यूपी बिहार वाला जो एरिया है ना, ठीक है, और थोड़ा सा राजस्थान में इधर, ठीक है, ये इस बेल्ट में जो है ये फैला हुआ था, इस बेल्ट में हुआ था। और रोहतक जो है, रोहतक कहाँ आता है, हरियाणा में आता है, तो हरियाणा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो रोहतक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये रोहतक जो है, रोहतक में नहीं था रिवॉल्ट 1857। ये याद रखिए, यूपी बिहार राजस्थान ये वाला जो एरिया है इसी में जो है मोस्टली आप कह सकते हैं ये फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, यहाँ तक पूछा है। विच वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। अलीगढ़ मूवमेंट जो है उसे माना जाता है रिवाइवल, एक तरह का आप कह लीजिए पुनर्जन्म देना, ठीक है, पुनर्जन्म दिया उसने मुस्लिम्स को भारत में, अलीगढ़ मूवमेंट ने। तो अलीगढ़ मूवमेंट जो हुई थी उसके फाउंडर की बात की गई है, वो कौन थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है। तो सैयद अहमद खान कहाँ रहे, तो ऑप्शन नंबर डी में रहे। सैयद अहमद खान जो है इसे कहा जाता है फाउंडर, ठीक है। इसके सिवा एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रार्थना समाज, कौन सा लिख लीजिए, प्रार्थना समाज लिख लीजिए, जिसके कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। ये मैंने आपको प्रार्थना समाज क्यों लिखवाया है, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो आत्माराम पांडुरंग जो है ये फाउंडर थे किसके, प्रार्थना समाज के, ठीक है। इसके सिवा एक मूवमेंट और लिखिए, अहमदिया, कौन सी लिखिए, अहमदिया, ठीक है। अहमदिया के भी फाउंडर पूछ लिया जाता है, तो अहमदिया के कौन थे, गुलाम अहमद यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ना, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ये किसके फाउंडर थे, तो ये अहमदिया के फाउंडर थे। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ पूना सत्यशोधक समाज। पूना सत्यशोधक समाज के फाउंडर जो है वो कौन थे? पूना सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे? तो ज्योतिबा फूले जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें ज्योतिबा फूले की वाइफ के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, जिनका नाम है सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट वीमेन टीचर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट वीमेन टीचर के नाम से जाना जाता है सावित्रीबाई फूले जी को। याद रखिएगा, इन दोनों के ऊपर इस टाइप से जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आराम से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द परमाहंस मंडली वाज फाउंडेड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ। परमाहंस मंडली जो है वो बनाई गई थी, वो किसका एवोल्यूशन? एवोल्यूशन होता है बाइकआउट कह सकते हैं आप, या फिर किसी चीज़ को ख़त्म करना एक टाइप का, ठीक है। उस चीज़ किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए परमाहंस मंडली जो है ये बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए, ऑनर किलिंग को, चाइल्ड मैरिज को, या फिर कास्ट सिस्टम को। किसको ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी? तो इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। सती प्रथा की बात की जाए तो सती प्रथा में दो नाम आते हैं, राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय एक, और इसके साथ आता है एक विलियम वेंटिक, एक विलियम वेंटिक। ये दो नाम आते हैं जिन्होंने सती प्रथा खत्म की थी, ठीक है। सती प्रथा आप सभी को मालूम होगा क्या है सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर कोई भी लेडी जो होती है उसका हस्बैंड अगर मर जाता है, किसी भी रीज़न से, नेचुरल डेथ हो जाए या युद्ध में मर जाए, किसी भी वजह से मर जाए, तो उसकी वाइफ जो है उसको उसके साथ जला दिया जाता था, ठीक है। उसकी वाइफ को उसी के साथ जला दिया जाता था। तो ये थी सती प्रथा। तो ये विलियम वेंटिक एक बंदा लगा मुझे ब्रिटिशर्स में अच्छा, जिसने कोई अच्छा काम किया हो। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो परमाहंस मंडली जो है ये कास्ट सिस्टम को रिलेटेड थी, ठीक है। तो ये कब आई थी? 1849 में। 1849 में परमाहंस मंडली जो है वो फाउंड हुई थी। और किसके द्वारा, ये भी पूछा जाएगा फाउंडर कौन है या किसके द्वारा? तो दुर्गा राम मेहता, लिख लीजिए, दुर्गा राम मेहता जो है लिख लीजिए। परमाहंस मंडली 1849 दुर्गा राम मेहता के द्वारा आई थी और कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना इसका मेन मोटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाली रिफॉर्मर, नेम ऑफ द बंगाली रिफॉर्मर एंड बुक राइटर हु स्पोर्ट बिड्डो रीमैरिज। बिड्डो रीमैरिज, ठीक है, विधवाओं की फिर से शादी करवाने के रिलेटेड जो है वो किसने आवाज़ उठाई थी? वो एक बंगाल के रिफॉर्मर भी थे और किताबें भी लिखते थे। तो ईश्वर चंद विद्यासागर। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद विद्यासागर ने जो है बिड्डो रीमैरिज के रिलेटेड आवाज़ उठाई थी। क्लियर? विमेंस के रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जैसे वीमेन एजुकेशन कह लीजिए आप, ठीक है। वीमेन एजुकेशन को लेके इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। फिर इन्होंने प्रोटेस्ट भी किए थे, बहुत सारे प्रोटेस्ट अगेंस्ट किसके रिलेटेड? चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, ठीक है। जो बाल विवाह होते थे उनके अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे कि चाइल्ड मैरिज जो है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण गोपाल बांदड़कर और इसके साथ है महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने रिलीजियस वर्क जो है वो किया, महाराष्ट्र में किया। किस ऑर्गेनाइजेशन से जो है इन्होंने प्रेरित होकर ये काम किया था, ठीक है। किस ऑर्गेनाइजेशन से प्रेरित होकर काम किया, जहाँ ये किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम किया आप कह सकते हैं इसको। क्लियर है? रामकृष्ण गोपाल भांडारकर और महादेव गोविंद रानाडे जो हैं इन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म किए बहुत सारे, ठीक है। कहाँ पे किए? महाराष्ट्र में किए। और किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए? तो कौन सा रह जाएगा आंसर? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आत्मीय सभा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आत्मीय सभा के द्वारा। नहीं, सॉरी, आत्मीय सभा नहीं होगा, प्रार्थना समाज होगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? प्रार्थना समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, प्रार्थना समाज इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आत्माराम पांडुरंग के द्वारा फाउंड किया गया था, ठीक है। तो गोपाल भांडारकर और महादेव गोविंद इन्होंने प्रार्थना समाज के अंडर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन से प्रेरित होकर जो है ये रिलीजियस रिफॉर्म किए थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इस्टेब्लिश बाय राजा राममोहन रॉय वाज राजा राममोहन रॉय के द्वारा, सिंपल से आप बताइए, सोशल रिफॉर्म रिलीजियस को लेकर जो रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी सभा, वो कौन सी थी?
ठीक है, वो कौन सी थी या कौन सा समाज था? तो वो थी आत्मीय। ठीक है, आत्मीय सभा जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय का ना एक और इम्पोर्टेंट बनता है कि ये फाउंडर हैं एक और सभा के। फाउंडर हैं किसके? ब्रह्मो समाज के। फाउंडर हैं राजा राम मोहन रॉय किसके? ब्रह्मो समाज के। राजा राम मोहन रॉय के रिलेटेड 3 चीज़ें याद रखिएगा। एक नंबर ब्रह्मो समाज के फाउंडर हैं, दूसरे नंबर आत्मीय सभा, और तीसरे नंबर सती प्रथा में इनका मेन रोल जो है वो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। हु स्टार्टेड द महिला सेवा मंडल टू प्रमोट वीमेन राइट इन 1852? महिला सेवा मंडल जो है उसको प्रमोट किया और वीमेंस के जो अधिकार थे उनको प्रमोट किया 1852 में किसने? ठीक है, सावित्रीबाई फूले ने किया, रामाबाई ने किया, एनी बेसेंट ने किया, या फिर सरोजनी नायडू ने किया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सावित्रीबाई फूले जो हैं ये फर्स्ट फीमेल टीचर बने थे, तो नॉर्मल सी बात है आप यहाँ से भी गैस लगा सकते हो कि अगर कोई टीचर है तो वो राइट्स की बात करेगा डेफिनेटली। तो कौन सा आंसर रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1867 में बम्बई में स्थापित डैश ने महल प्रतिबंधों को हटाने, बाल विवाह को ख़त्म करने और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने आदि की मांग की। ठीक है, 1867 में बॉम्बे में किसने कास्ट सिस्टम को हटाना और चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना और विमेंस एजुकेशन की बात करना, किसने बात की थी ये सब? ठीक है, बेदा समाज ने, आर्या, प्रार्थना, या फिर सत्यशोधक समाज ने? किसने की थी? तो प्रार्थना समाज यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको जब स्टार्टिंग में प्रार्थना समाज का बताया तो मैंने आपको बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रार्थना समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। तो प्रार्थना समाज ने चाइल्ड मैरिज को हटाने की बात की थी। ठीक है, वीमेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया और साथ में कास्ट सिस्टम जो उसके रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, कि यहाँ से ऊंच जात का बंदा है, नीच जात का जहाँ से पानी नहीं पिएगा, जहाँ इनके साथ बैठेगा नहीं, तो वो सब चीज़ों को जो अच्छे से हैंडल किया वो किसने किया? प्रार्थना समाज ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पास द बंगाल सती रेगुलेशन 1829? बैंड सती प्रैक्टिस। बंगाल सती रेगुलेशन जो है वो किसने पास किया था? क्योंकि नॉर्मल सी बात है ये जो पास हो रहे हैं ना तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ही पास हो रहे हैं, क्योंकि इंडियंस को इतनी पावर नहीं दी गई थी कि वो कोई एक्ट वगैरह पास कर सके। तो कौन सा ब्रिटिशर था जिसने सती प्रथा को बैन करने के लिए सती रेगुलेशन एक्ट 1829 में पास किया था? तो जैसे मैंने आपको बताया विलियम वेंटेक जो है ये व्यक्ति बिल्कुल सही आंसर रहेगा और ये एक अच्छा काम जो है इसके द्वारा किया गया है। इसके साथ नाम याद रखिएगा राजा राम मोहन रॉय का। किसका? राजा राम मोहन रॉय का नाम जो है आप इसके साथ याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए लीडर ऑफ मॉडरेट? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ये 2 ग्रुप बने थे। कांग्रेस जब डिवाइड हुई थी ना, ठीक है, तो कांग्रेस में जब फूट पड़ी थी एक टाइप से आप कह लीजिए, तो 2 ग्रुप बने थे। एक बने थे मॉडरेट और दूसरे जो थे एक्सट्रीमिस्ट। ये 2 ग्रुप बने थे। ठीक है, तो इनमें लीडर्स जो हैं वो बंट गए थे आप कह लीजिए। तो उनके नाम लिख लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन से वो लीडर्स थे, क्योंकि उस पर डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। तो मॉडरेट्स की बात कर ली जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर इसके सिवा दूसरे दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादाभाई नौरोजी हो गए, और तीसरे नंबर पे लिखिए WC भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, WC की फुल फॉर्म क्या है? भूमेश चंद्र बनर्जी। ये रहे। अब इसके सिवा बात कर लेते हैं एक्सट्रीमिस्ट की भी। एक्सट्रीम में याद रखिए आप सिंपल सा ना, एक्सट्रीम वालों को याद करने के लिए एक चीज़ लिखिए, लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल ये याद रखिए। लाल से लाला लाजपत राय। ठीक है, बाल से बाल गंगाधर तिलक, बाल से क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और पाल से क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्रपाल। ठीक है, बिपिन चंद्रपाल। और एक व्यक्ति और याद कर लीजिए इसमें, अरविंदो घोष। कौन सा? अरविंदो घोष।
अरविंदो घोष, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। मॉडरेट कौन थे? जो बोलते थे कि भाई हमारी सोच बड़ी अच्छी है, हम ये हैं, हम वो हैं, अपने आप में मतलब खुद को एक टाइप कैसे बोलते हैं ना कि मॉडर्न बताना अपने आप को, तो वो मॉडर्न बताते थे, ये थे मॉडरेट वाले। और एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? ये थे गरम दल। नरम दल, गरम दल सुना होगा आपने, ठीक है, नरम दल, ये थे नरम दल वाले और ये थे गरम दल वाले, ठीक है। नरम और गरम दल, गरम दल वाले कौन थे? लाल बाल पाल याद रखिए, और नरम दल वाले गोपाल दादाभाई और बनर्जी याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनमें से मॉडरेट का लीडर जो है वो कौन सा नहीं है, मॉडरेट का लीडर कौन नहीं है? तो क्या आंसर रहेगा? अरविंदो घोष, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरविंदो घोष किस में है? एक्सट्रीमिस्ट में आएगा। लाल बाल पाल के साथ अरविंदो घोष अलग से याद कर लीजिए। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा आंसर? बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर इंसिडेंट टू हैपन इन इंडिया 1919? 1919 में भारत में एक मेजर इंसिडेंट बताइए जो हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1919 में इनमें से क्या हुआ था? बात करते हैं सबसे ऊपर ऑप्शन नंबर ए की, डांडी मार्च की। तो डांडी मार्च जो है वो कब हुआ था? ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है ना, ठीक है, उनमें कॉन्सेप्ट्स कम रहेंगे, फैक्ट्स ज़्यादा रहेंगे। ऑलमोस्ट आपको चीज़ें जो है वो याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 12 मार्च लिखते चलेंगे, 12 मार्च 1930 जो है डांडी मार्च हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद बात करें जलियांवाला मस्कारा, जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था जिसे हम कहते हैं, तो यही जो है हमारा आंसर भी रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हुआ था 1919 में। इसके सिवा एक रॉयलेट एक्ट करके है, रॉयलेट एक्ट जो है ना मेरे भाई वो भी 1919 में हुआ था, ठीक है। रॉयलेट एक्ट वो भी 1919 में ही हुआ था। बात करते हैं जलियांवाला हत्याकांड की, ये कौन सी जगह पे है? तो ये आएगा अमृतसर, अमृतसर में, कहाँ पे? पंजाब में है। क्लियर है? ये किसके द्वारा हुआ था? तो जनरल डायर जो था, इसने क्या किया था? सेक्शन 144 इम्पोज कर दी थी, जिसमें क्या होता है कि 4 या 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पे ग्रुप बना के नहीं खड़े हो सकते। बट उन दिनों में क्या था कि संक्रांत थी शायद, कुछ उनका फेस्टिवल होता, बैसाखी, बैसाखी थी पंजाब में, तो बैसाखी का फेस्टिवल था, तो उसमें वो सभी लोग इकट्ठे होकर खड़े थे। तो इन्होंने क्या किया? उसको कवर करके शूट का ऑर्डर दिया, जिससे कि सभी की जो है वह वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। फिर बात आती है इसके बदले की, तो बदला किसने लिया? ठीक है, रिवेंज हम जिसे बोलते हैं, तो उधम सिंह नाम याद रखेंगे आप सभी, उधम सिंह, ठीक है। उधम सिंह ने वहीं पे जाकर उन्हीं की असेंबली में जनरल डायर को जो है वो गोली मारी थी और अपना रिवेंज जो है वो कंप्लीट किया था। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके सिवा हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, जो कि है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये 1920 में चला था, 1920 में चला था। जो जो चीज़ें स्क्रीन पे लिखी जा रही हैं याद रखिए, वो सब मेरे भाइयों इंपॉर्टेंट रहेंगी। डेफिनेटली जब एग्ज़ाम आप देने बैठोगे तो आपको इनके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो देखते मिलेंगे, ठीक है। फिर आ गया स्वदेशी मूवमेंट है। स्वदेशी मूवमेंट की बात की जाए तो 1905 में जो है स्वदेशी मूवमेंट चला था। 1905 में एक और मेजर चीज़ जो है वो हुई थी, वो क्या है? बंगाल का पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन, जहाँ जिसे हम बंगाल का विभाजन कहते हैं। क्या हुआ था? बंगाल का पार्टीशन, बंगाल का विभाजन। इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि उस टाइम पे जो है, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स रूलर कौन था, ठीक है, जिन्हें हम गवर्नर जनरल कह सकते हैं। तो उस टाइम पे कौन था? तो कर्जन जो है, कर्जन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कर्जन उस टाइम पे रूलर था, और उस टाइम पे ब्रिटिश रूल जो चल रहा था वहाँ पे किंग कौन था? तो याद रखिए जॉर्ज अवी करके नाम रहेगा, जॉर्ज अवी। अवी से मतलब है 5वें नंबर का, ठीक है, जॉर्ज करके 5वें नंबर का जो है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर? किसी दोस्त को कोई डाउट, कोई क्वेरी बच जाए या कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो डेफिनेटली जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्लास अगर अच्छी लगे मेरे भाइयों तो साथ साथ में सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, और जो कुछ नए दोस्त हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड है कि स्वदेशी मूवमेंट जो चला था उसने स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जिसे हम बोलते हैं वो कौन से लोगों पे प्रभाव जो है वो ज़्यादा पड़ा था? तो वो ज़्यादा प्रभाव जो है वो किन पे पड़ा था? तो बंगाल के जो लोग थे, बंगाल के लोगों पे ज़बरदस्त तरीके का आप कह सकते हैं प्रभाव पड़ा था स्वदेशी मूवमेंट का। क्लियर? तो इसमें क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप वाज नॉट एसोसिएटेड विद कांग्रेस मॉडरेट्स, कांग्रेस मॉडरेट से संबंधित इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है। मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था कि दो ग्रुप थे, एक थे एक्सट्रीमिस्ट, जब कांग्रेस डिवाइड हुई थी एक एक्सट्रीमिस्ट में बदल गए थे, दूसरे मॉडरेट में बदल गए थे। जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनमें मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन से बताए थे, लाल बाल पाल करके याद करने को बोला था, लाल बाल पाल और साथ में अरविंदो, ठीक है, ये आपको याद करने को बोले थे उसमें, क्लियर है। तो ये एक्सट्रीमिस्ट जो थे ना ये बिल्कुल ब्रिटिशर्स के एकदम खिलाफ, कह सकते हैं आपके ब्रिटिशर्स के बिल्कुल एकदम खिलाफ थे। इनको ब्रिटिश की कोई नीति में इंटरेस्ट नहीं था, उनको जो भी कुछ वो रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट करते थे एकदम से बोलते हैं ना गर्म खून वाले, इनको गर्म दल भी कहा गया इसीलिए, तो ये गर्म खून वाले थे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉडरेट जो थे उनमें से कौन इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा रहेगा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है ये मॉडरेट्स में नहीं आती है। बात कर ली जाए इसकी तो 1884 इसकी डेट याद रखिएगा। इसके सिवा इंडियन सोसाइटी जो है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगी आपके लिए। इंडियन सोसाइटी की डेट याद कर लीजिएगा, कब बनी थी, 1872 में बनी थी। और किसके द्वारा बनी थी, आनंद मोहन बोस के द्वारा। किसके द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा, ठीक है, आनंद मोहन बोस के द्वारा ये बनी थी 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1916, लखनऊ कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं, दो तीन आपको स्टार्टिंग के बता देता हूं, और 1916 का है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये एकमात्र सेशन था जब आप कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो हैं वो दोनों एक साथ मिले थे, ठीक है। अदरवाइज एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट जो हैं वो एक साथ बड़ी टाइम से नहीं मिल पा रहे थे, तो इस सेशन में मिले थे। तो यहाँ पे बात की गई है ये जो सेशन था 1916 का, ये प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, कौन थे उस टाइम पे, इसके हेड कौन थे। तो अंबिका चरण मजूमदार जो है, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्लियर। इसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है कुछ बार, ठीक है, नोन एज लखनऊ पैक्ट। जो जो स्क्रीन पे लिखाता हूँ ट्राई किया करिए कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको साथ साथ में लिखते जाएं। चलिए इसके सिवा कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट जो हैं। एक तो सबसे पहला आ जाता है बॉम्बे का, कौन सा आ जाता है, बॉम्बे का आ जाता है, जो कि 1885 में हुआ था। उसको प्रिसाइड किसने किया था, भूमेश चंद्र बनर्जी ने, WC बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी। जो कुछ बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं तो WC की फुल फॉर्म है भूमेश चंद्र बनर्जी। इसके सिवा एक और इम्पॉर्टेंट आता है, वो आता है कलकत्ता का। कहाँ का, कलकत्ता का जो है ये इंपॉर्टेंट आता है, ये आता है 1896 में हुआ था। इसको किसने किया था, प्रिसाइड किसने किया था, रहीम उल्ला सायानी जो है, इसके द्वारा जो है ये प्रिसाइड किया गया था। एक और लिख लीजिए, ये लास्ट लिख लीजिए, लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ का जो सेशन है 1899 में भी जो है लखनऊ में एक सेशन हुआ था, ठीक है, जो कि रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा जो है वो प्रिसाइड किया गया था, क्लियर है। ये जो आपको लिखवाए हैं तीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक जो ऊपर लखनऊ सेशन की बात कर रहे हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल मेथड ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट इन नेशनल मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों की राजनीतिक पद्धति नहीं है। यार ये हिंदी में इसका उग्रवादी मत लिखिए इसको, ठीक है, माय मिस्टेक। ये आप कह सकते हैं कि ये गरम दल वाले थे, ठीक है। चलिए एक्सट्रीमिस्ट की ना ये गूगल वगैरह जो है ये प्रोनाउंस ही इसको ऐसे करते हैं उग्रवादी करके, क्लियर। चलिए तो बताइए इनमें से उनका कौन सा मेथड नहीं था। क्या वो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करते थे, स्वदेशी गुड्स जो है उनको यूज़ करते थे, या पैसिव एंड रेसिस्टेंस एंड नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देते थे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हाँ बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन एगिटेशन जो है, इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो यहाँ पे ना देखिए नॉट लिखा हुआ है, नॉट
इस चीज़ को आपने ध्यान दिया कि नहीं? ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन नहीं करते थे, वो कई बार क्या करते थे, उसके खिलाफ होके भी ब्रिटिशर्स के ऊपर चढ़ जाते थे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो ये तीनों सही रहते, क्योंकि वो फॉरेन्स को बायकॉट कर रहे थे, स्वदेशी को अपना रहे थे, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पे जोर दे रहे थे, तो ये तीनों फिर ठीक होते। इन्होंने नॉट मेंशन किया है, जिसकी वजह से हमारा कौन सा आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल आंसर हो जाएगा। इसके सिवा एक और चीज़ लिखिए, क्वेश्चन बनता है एक जैसे मैंने आपको लीडर्स बताए, एक लीडर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, आप सभी बच्चों ने अगर प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन दिए लिखे होंगे तो उनमें एक ये लिख देखा होगा, स्वराज इज माई वर्थ राइट। स्वराज इज माई वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, आई शैल हैव इट। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ये जो कोट है या स्लोगन आप कह सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक जो है ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे। मैंने आपको एक्सट्रीमिस्ट याद रखने के लिए कैसे बोला? लाल बाल पाल याद रखिए और साथ में अरविंदो को नाम जो है वो ऐड कर लीजिएगा साथ में, तो ये एक्सट्रीमिस्ट बन जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इजीली जो है आप इसको टैकल कर सकेंगे। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में पूछा गया है इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडरेट इज आर करेक्ट। इन्होंने बोला कि मॉडरेट से संबंधित जो है वो कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें करेक्ट है। मॉडरेट्स की बात की है, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट की बात नहीं की गई है। चलिए तो देखते हैं, पहला क्या दिया ऑप्शन ए में, मॉडरेट्स वर एक्टिव बिटवीन 1885 एंड 1904। मॉडरेट्स जो हैं वो एक्टिव थे 1885 से लेके 1904 के टाइम पीरियड में। चलिए ये सही है, इसको हम टिक लगा देते हैं। दूसरा इन्होंने बोला है कि मॉडरेट्स गेव दिस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि जो मॉडरेट्स थे उन्होंने ये स्लोगन दिया था कि स्वराज हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अभी आपको पीछे के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि ये किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, और बाल गंगाधर तिलक जो है वो एक्सट्रीमिस्ट था, तो ये हम इसको गलत करेंगे। तीसरा है बिपिन चंद्रपाल वॉज अ मॉडरेट लीडर। बिपिन चंद्रपाल जो है वो एक मॉडरेट लीडर थे। जैसे मैंने आपको बताया लाल बाल और पाल, तो ये रहा इसका पाल। इससे आप याद कर सकते हैं कि बिपिन चंद्रपाल जो है ये एक मॉडरेट नहीं एक्सट्रीमिस्ट थे। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही रहा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है, सिर्फ एक मात्र ऑप्शन नंबर ए सही रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही, ओनली ए इसमें आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर विच इंसिडेंट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉल। देखिए नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन मेरे भाई जो चल रहा था, वो किस कांड के बाद या क्या ऐसा हुआ था कि उसको महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था कि भाई अब हम इसको आगे नहीं चलाएंगे। उसमें हुआ क्या था कि चोरी चोरा का इंसिडेंट जो है, या जिसे हम चोरी चोरा का कांड कहते हैं, वो हुआ था। ठीक है, कौन सी जगह पे हुआ था? गोरखपुर। गोरखपुर में जो है ये हुआ था। हुआ क्या था कि एक पूरा का पूरा ना पुलिस स्टेशन जो है वो लोगों ने जला दिया था। लोग इतने वो कहते हैं ना एग्रेसिव हो गए थे, इतने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए थे कि उन्होंने पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया। और महात्मा गांधी जो है उनका यही कहना था कि भाई मैं अहिंसा के खिलाफ हूँ, ठीक है, वायलेंस के खिलाफ हूँ। तो लोगों ने वहाँ वायलेंस कर दी। उन्होंने बोला कि आप मेरे खिलाफ गए हैं तो मैं यहाँ से अपना जो मूवमेंट चला रहा था शांति प्रिय, मैं उसको वापस लेता हूँ, आप उसी रास्ते पर चले जाइए। तो चोरी चोरा की वजह से जो है वो मूवमेंट वापस लेना पड़ा था। क्लियर है? रॉलेट एक्ट देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कब आया था, 13 अप्रैल 1999 में आया था। 13 अप्रैल 1999 में जलियांवाला बाग पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में करवा दिया है, और डांडी मार्च जो है ये भी करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी कुछ ट्राइब्स के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि ट्राइब्स के जो क्वेश्चन है, ट्राइब्स का भी बहुत स्ट्रगल रहा है, ठीक है, इनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने में। तो ट्राइब्स के खिलाफ क्वेश्चन कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। मोप्लाज एक जनजाति है, ट्राइब है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी की है। ठीक है, उन्होंने एक एंटी जिम्मेदार मूवमेंट जो है वो एक तगड़े लेवल का छेड़ा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपको हिंट के लिए बता दूं, ये जो है ये मिक्स हैं अरेबिक प्लस मलयालम। मलयालम देख लीजिए भाई कहाँ पे बोली जाती है, ठीक है, कौन सी जगह पे है, इनका मिक्स कल्चर है। तो बिल्कुल इसमें सही आंसर क्या रहेगा? केरला जो है, ऑप्शन नंबर सी, केरला जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, केरला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए मोपला जो है मुस्लिम कम्युनिटी के, मुस्लिम पीजेंट कह लीजिए, ये कहाँ से हैं? तो ये केरला से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अरेंजमेंट इन तीन काठिया इन बिहार, अरेंजमेंट्स इन तीन काठिया इन बिहार, हाउ मच लैंड वाज बी रिजर्व्ड फॉर इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो क्या होता है? नील, ठीक है, जो नील जो यूनिफॉर्म को लगाते थे ना बच्चे, जब हम स्कूल जाते थे तो वाइट यूनिफॉर्म को नील लगाया जाता था, तो ये वहीं पे उसी की बात चल रही है। इंडिगो कल्टीवेशन को लेके भी बहुत सारे विद्रोह जो हैं वो हुए हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है इंडिगो कल्टीवेशन के लिए कितनी लैंड जो है वो रिजर्व की जाती थी, तो 3/20 जो है करके इतनी लैंड जो है वो रिजर्व में रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड। पहली भारत की ऑल इंडिया किसान सभा, सभी अखिल भारत किसान सभा जो है वो कहाँ पे गठन उसका हुआ था, कहाँ पे जो है वो इकट्ठी हुई थी। क्लियर है? इसके देखिए पीछे ना एक चीज़ और मैं बताना भूल गया पीछे वाले क्वेश्चन में, 1 मिनट रुकिए। इसमें ना चंपारण एक नाम लिख लीजिएगा, चंपारण बिहार में, चंपारण में ही ये हुआ था, चंपारण में हुआ था, और इसके साथ उड़ीसा में भी इसका जो कुछ कह सकते हैं आप देखने को मिला था। और चंपारण जो है ये फर्स्ट प्लेस है जहां से महात्मा गांधी ने अपना जो पहला आप कह सकते हैं सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण लिख लीजिए, चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट मूवमेंट बाय गांधी जी इन इंडिया। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह चलाया गया था वो चंपारण में चलाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के बेस पे। तो बात करते हैं ये ऑल किसान सभा जो है ये कहाँ पे फॉर्म्ड हुई थी मेरे भाई, जल्दी से इसका आंसर जो है वो सभी दोस्त देते हुए चलेंगे। तो ऑल किसान सभा जो है लखनऊ कहाँ रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए में लखनऊ में हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। इसके नीचे लाहौर जो है ये याद रख लीजिएगा, लाहौर का 1940 का सेशन जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कांग्रेस के जो सेशंस हुए ना उसमें लखनऊ के 2-3 सेशंस हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। तो 1940 के सेशन में क्या हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन साइटेड फॉर बिरसा मुंडा डेथ बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिरसा मुंडा एक ट्राइबल, एक जनजातीय जो है वो एक आप कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर था, इंडियन फ्रीडम फाइटर, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा था। हुआ क्या था कि इसने बहुत सारे जो है रिवॉल्ट्स वगैरह किए, बहुत सारी जंगें छेड़ी उनके खिलाफ, और बिरसा मुंडा का कहना था कि इसने ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट किया और इसने सीधा सीधा कहा कि हम आपका बिल्कुल जो है वो नहीं मानेंगे। ठीक है, आपके जो रूल रेगुलेशन है कुछ भी है वो चीज़ें हम नहीं मानेंगे। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, उनको परमानेंट लैंड सेटलमेंट करके बिल लाया, एक्ट लाया, जिससे उनको वहाँ से जंगलों वगैरह से निकाल रहे थे। ठीक है, तो उनके ऊपर जहाँ तो प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे थे, तो ये सब चीज़ों के खिलाफ होकर फिर उन्होंने जंग छेड़ी थी। तो इन्होंने क्या किया था कि बिरसा मुंडा को रांची की जेल में जो है वो बंद किया था, रांची की जेल में बंद हुआ था, और माना जाता है कि सर्टनली उनकी डेथ हो गई। तो जब गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला, पूछा, तो इन्होंने बताया कि कॉलेरा की वजह से जो है वो बिरसा मुंडा की डेथ हो गई थी। याद रखिए, बिरसा मुंडा के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो कॉलेरा जो है उसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ट्राइबल ग्रुप कॉल्ड संथल्स। संथल देखिए, ज्योग्राफी जब आपको पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी की क्लासेस करवाएंगे, तब ये ट्राइबल्स जो हैं ये भी सब कवर करते हुए चलेंगे। इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। ट्राइब्स के ऊपर हिस्ट्री में भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मॉडर्न हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में भी मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ स्टैटिक जीके जो आती है वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो संथल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो संथल का जो विद्रोह है वो कहाँ से, किस वर्ष में आप कह सकते हैं उजागर हुआ था, तो 1855 में जो है ये उजागर हुआ था। क्यों? क्योंकि ड्यू टू परमानेंट लैंड सेटलमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि इनके लिए परमानेंट लैंड सेटलमेंट का जो बिल आया था वो ट्राइबल्स वालों को बहुत दुखी कर रहा था। परमानेंट लैंड सेटलमेंट, क्लियर है? इसमें क्या हो रहा था कि इसमें प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो रेज्ड बढ़ा रहे थे, रेज्ड प्रॉपर्टी टैक्स, जिनकी वजह से ट्राइबल्स जो लोग हैं उन्होंने बहुत हद तक जो है इनके खिलाफ रिवॉल्ट छेड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, इनका नाम आपने और कहाँ सुना है बताइए, अगर किसी को याद है। बंकिम चंद्र चटर्जी की क्या किसके ऑथर हैं, कोई बता सकता है जल्दी से, या इनका क्या कार्य है जो बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए, तो एक इनकी ना बंकिम चंद्र चटर्जी की नॉवल है आनंद मठ करके। तो उन्होंने बोला है
कि आनंद मठ में बंकिम चंद्र जी की जो नॉवल है उसमें कौन सा रिवॉल्ट जो है जिसके बारे में बड़ा बड़ा चढ़ा के बताया जा, मतलब कह लीजिए वो एक फेमस टाइप का रिवॉल्ट हो गया इनकी नॉवल की वजह से। ठीक है, तो वो कौन सा है, जल्दी से आंसर आएंगे, सन्यासी रेविलियन। सन्यासी रेविलियन जो है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि कब से कब तक चला था, 1763 से लेके 1800 के टाइम पीरियड तक चला था। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो ध्यान से सभी दोस्त पढ़ेंगे। विद रिस्पॉन्स टू द ट्राइबल मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश इंपेरियलिज्म विच अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्ट लेड टू एक्सेप्टेंस टू द कुंठी काटी सिस्टम इन टेनेंसी एक्ट ऑफ 1903। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जनजातीय आंदोलन की जो प्रतिक्रिया हुई उनमें से किसने जो विद्रोह का कारण 1903 में बना था, ठीक है, किराएदारी अधिनियम में खुंटी कटी नीति प्रणाली को स्वीकार किया था। ठीक है, तो कौन सा विद्रोह जो है वहां से चला था, तो मुंडा विद्रोह जो है वहां से चला था। ठीक है, याद रखिएगा क्या चीज़, खुंटी कट्टी विद्रोह। ठीक है, खुंटी कट्टी सिस्टम के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था, मुंडा रिवॉल्ट वालों ने किया था। क्लियर है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट एन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन टू बी डिसाइडेड पॉलिटिकल फ्यूचर, दिस कमीशन इज आल्सो नोन एज। देखिए, अगर तो आपको यहाँ पे पता होगा इन्होंने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहा है, उसे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के भी नाम से भी जाना जाता है, जिसका क्या काम था कि इंडिया का जो पॉलिटिकल फ्यूचर था उसे डिसाइड करना था। उस कमीशन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा मेरे भाइयों, साइमन कमीशन रहेगा। कई बार तो साइमन कमीशन लिखा होता है सीधा सीधा और अगर साइमन कमीशन ना लिखा रहे तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है आपको लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, साइमन कमीशन। तो बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में कि आया कब था, तो 1928 जो है बिल्कुल सही टाइम रहेगा। साइमन कमीशन जो है 1928 में जो है वो आया था। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत इसको लाया गया था, 1919 का एक्ट था, और इसके बाद बोला गया था कि 10 साल के बाद आएगा, बट ये 1 साल पहले आ गया। ठीक है, 1928 में आ गया। इसमें क्या था कि स्टडी करनी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के रिलेटेड स्टडी करनी थी इसके रिलेटेड, इसमें साइमन कमीशन में। ठीक है, और इसका हेड कौन था, हेडेड बाय जॉन साइमन। नोट्स वगैरह सभी दोस्त बनाते जाइएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे उससे। ठीक है, बट ये जो कमीशन है, साइमन कमीशन जो है, ये चल नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि उस पार्लियामेंट में कोई भी इंडियन नहीं था, जिसकी वजह से इंडियंस ने जो है अपनी इंसल्ट फील की और इसका जो है वो आप कह सकते हैं विरोध करना शुरू कर दिया था। ठीक है, कौन सा कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कह लीजिए या फिर इंडियन साइमन कमीशन कह लीजिए, जो कि 1928 में आया था। इसके सिवा एक और इंपॉर्टेंट बनता है क्रिस्प मिशन, यहाँ पे लिखा गया है, इसकी डेट लिख लीजिए फिलहाल तो 1942। क्रिस्प मिशन कब आया था, 1942 में आया था क्रिस्प मिशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंट एट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लखनऊ इन विच ईयर। नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट नाम से एक पत्र है, ठीक है, जो आता है, वो लखनऊ में आयोजित किया गया था, सम्मेलन प्रस्तुत की गई थी। वो किस वर्ष में जो है नेहरू रिपोर्ट सामने की थी, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में जो है वो सामने आई थी। ठीक है, तो जल्दी से आंसर सभी दोस्त देते जाएंगे। नेहरू रिपोर्ट का सबसे पहले अगर हम बात कर ले, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको कि इसका मतलब क्या था। इसका मीनिंग था नेहरू रिपोर्ट का कि हमें एक फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बनानी है, बट बहुत सारे दलों ने अलग अलग ने इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया था नेहरू रिपोर्ट को, जिस वजह से वो रिजेक्ट हो गई थी। तो बात करते हैं कब आई थी, तो लिख लीजिए मेरे भाइयों, 15 अगस्त 1928 को जो है नेहरू रिपोर्ट आई थी। ठीक है, शिवालय गुप्ता, विलाल, अभी वर्मा, वेलकम है आप सभी दोस्तों का स्ट्रीम में। सर जी अग्निवीर में नंबर आ गया है, थैंक यू सर, आपके चैनल पर पढ़ता था, थैंक यू सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, और उन सभी बच्चों को भी जिनका सिलेक्शन हो गया है इंडियन आर्मी में, अग्निवीर में। ठीक है, तो आगे जो भी आपका टास्क रहेंगे फिजिकल वगैरह, उनके लिए भी अच्छे से मेहनत कीजिए और फाइनल सिलेक्शन जो है वो लीजिए। और जिन भाइयों के नंबर नहीं आए हैं, किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, घबराने की बात नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कमी रह गई, जहाँ पे आपने आराम किया और दूसरे ने मेहनत की और दूसरा आपसे आगे निकल गया है। ठीक है, तो तैयारी कीजिएगा अब आने वाली नेक्स्ट रैली की। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड। मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग बोला जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये जो है ये किस वर्ष में फॉर्म्ड हुई थी, किस वर्ष में बनाई गई थी।
क्लियर है। एक तो आ गया किस वर्ष में बनाई गई थी, तो 1906, ऑप्शन नंबर सी जहाँ पे हमारा सही रहेगा। और अगर बोला जाए कौन सी जगह पे, तो ढाका में। ढाका कहाँ पे है, किसी भाई को मालूम हो कि ढाका जो है वो किस कंट्री में आता है? अगर आप में से किसी को आंसर्स आते हो तो ट्राई कीजिए कि साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएं। बिलाल मेरा भी हुआ है, हाँ बिलाल आपका तो मैसेज मैंने देख लिया था, बिलाल का भी हो चुका है सिलेक्शन, बहुत बहुत मुबारक आपको भी। ठीक है, तो ढाका जो है ये बांग्लादेश में रहेगा। कहाँ पे? बांग्लादेश में आएगा ढाका। क्लियर है। चलिए, इसमें जो है मुस्लिम लीग जो है आप कह सकते हैं इसको बनने के पीछे एक वजह और हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी आप कह सकते हैं कि एक टाइप के हिंदू सपोर्टर थे वो कहाँ बिजी थे, वो थे बंगाल का जब पार्टीशन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था बाय कर्जन, तो वो वहाँ पे थे। तो इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने अपनी ज़रूरत के लिए मुस्लिम लीग बना दी ताकि ये हिंदू मुस्लिम अलग हो सकें और हम वर्ल्ड वार जो 2 आएगा आगे, ठीक है, या जो भी, तब तो नहीं थी वैसे सिचुएशन, जो आगे के युद्ध रहेंगे उनमें आगे इनके काम रहेंगे, उनमें जो है वो इनको अपने काम में ला सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, तो डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर्स जो हैं आपके क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट जलियांवाला बाग मैस्कैरे। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें डेट जो क्या पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसे मार्क, ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था। इसके साथ ही 1919 में एक और आया था, वो क्या आया था? रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट जो है ये भी 1919 में आया था। तो बात की गई है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, तो उसको जो है उसकी जांच करने के लिए कि ये क्या हुआ था, किसकी गलती थी, कैसे हुआ, वो सब करने के लिए कौन सा कमीशन जो है मेरे भाइयों आया था सामने। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा सही? ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। हंटर कमीशन जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा? हंटर कमीशन। और जो कि कब आया था? 13 अप्रैल, ठीक है, ओ सॉरी 13 अप्रैल को तो वो हुआ था, 1919 में ही आ गया था। इसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो नहीं दी हुई है। ठीक है, तो हंटर कमीशन याद रखिएगा मेरे भाई आप सभी। तो इसके सिवा हम बात करते हैं ये दूसरे कमीशन जो हैं, इनको भी देख लेते हैं। फॉलोअर कमीशन है सबसे पहले, यह आया था 1898 में। एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखिए जैसे अभी अग्निवीर का रिजल्ट आया था, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने सिलेक्ट हुए थे। ऑनली मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ जीके जीएस ही पढ़ाता हूँ, मैथ्स रीजनिंग के इतनी क्लासेस नहीं करवाता हूँ, फिर भी बच्चों ने जीके जीएस के दम पे बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम जो है वो फोड़ा है। ठीक है, और बताया बच्चों ने कि सर जीके जीएस पे के दम पे ही लेके, क्योंकि 40-40 50-50 नंबर पे सिलेक्शन हुए हैं। और मैं आपको इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो भी पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर क्लास कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो बात लगा, अगर आप कर रहे हो ना तो पूरी शिद्दत से करो, पूरे मन से करो। जो लिखवा रहा हूँ उनके नोट्स बनाओ, और जब आपका भी एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, तो उस दिन आप भी इन्हीं की तरह खुश दिखोगे कि हाँ हमारी मेहनत रंग लाई है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फॉलोअर कमीशन के ऊपर आते हैं। तो ये आया था 1908 में आया था। ठीक है, इसका क्या था कि इंडियन करेंसी सिस्टम को इंक्वायर कर रहा था ये, इंक्वायर इंडियन करेंसी सिस्टम। ठीक है, ये इंडियन करेंसी सिस्टम के रिलेटेड था। चैम्सफोर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता था, बहुत सारों में पूछा भी गया है। ये भी 1919 में आया था। चैम्सफोर्ड जो है ये कब आया था? 1919 में आया था। ये क्या करने के लिए आया था? रिव्यू इंडियन गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का वर्क, कि वो किस तरह से काम कर रही है, काम ठीक से कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि वो किसके अंडर चल रही थी? मॉर्ले मिंटो। ठीक है, अंडर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, जो कि 1909 में आया था। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर एक बचता है नीचे हैटॉक कमीशन करके, तो ये 1929 में आया था। क्लियर है, ये स्टडी के रिलेटेड था, स्टडी के रिलेटेड इन्होंने सर्वे किया था। एक मिनट, स्टडी रिलेटेड सर्वे था जिसमें कि ग्रोथ जो है वो देखी गई थी कि स्टडी की ग्रोथ जो है वो अच्छी से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। क्लियर है, समझ आ चुका है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर मूवमेंट इज करेक्ट। ये दो पेयर्स दिए हुए हैं, एक तो ये पेयर आ गया आपके सामने, महात्मा गांधी और उसके सामने है क्विट इंडिया मूवमेंट, और दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, उनके सामने दांडी मार्च। बताइए इनमें से किस किस ने कौन सा किया था? क्या महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट किया था?
सही है कि गलत है? क्या सुभाष चंद्र बोस जी ने दांडी मार्च किया था? सही है या गलत है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए ऑप्शंस में। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुले हैं। सर सब क्लास आरपीएफ और सिलेबस की तैयारी करवाओ। बिल्कुल मेरे भाई, पूरे अच्छे से जो है आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बस आपसे मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर पढ़ रहे हो तो शिद्दत से पढ़ो, जी जान से पढ़ो, नोट्स अच्छे से बना लो, रिवीजन अच्छे से करो, ठीक है? हो जाएगा, हो जाएगा, यकीन रखो बस। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो जो आंदोलन था वे महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और बात करते हैं दांडी मार्च की, तो दांडी मार्च भी जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था, ठीक है? तो दूसरा जो गलत हो जाएगा, पहला जो है हमारा सही रहेगा। तो बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की। सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये कब आया था, ठीक है? तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। फिर दूसरा यहाँ पे दांडी मार्च है, दांडी मार्च है, तो दांडी मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आया था। मॉडर्न हिस्ट्री की एक चीज़ आपको फिर से बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है इसका रोल, ठीक है? ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आपको कहीं से देखने से मिलते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो उसमें बाजी मारती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? कोई क्वेश्चन में अगर डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो डेफिनेटली बता दीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पे विद रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ईयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें क्या किया गया मेरे भाइयों, इसमें हमें क्या बताना है कि इनमें से जो कौन सा ईयर जो है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। जैसे गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 1931, साइमन कमीशन पीछे आपको बताया है, चोरी चोरा कांड जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करना पड़ा था, ठीक है? चलिए तो बताते हैं, सबसे पहले बात करते हैं चोरी चोरा से। तो चोरी चोरा कांड इन्होंने बोला है कि 1922 में हुआ था, क्या ये सही है? चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था, बिल्कुल सही है। चलिए इस पर टिक मार्क कर देते हैं। साइमन कमीशन जो है, अभी आपको पीछे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक बताया है, साइमन कमीशन बिल्कुल सही रहेगा, 1928 में आया था साइमन कमीशन। गांधी इरविन पैक्ट जो है, गांधी इरविन समझौता जिसे हम कहते हैं मेरे भाइयों, ठीक है, तो ये 1931 में आया था, बिल्कुल सही आंसर रहेगा ये भी। कौन सा भी? 1931, ये भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं कंप्लीट स्वराज की, जिसे हम पूर्ण स्वराज कहते हैं, तो ये 1926 नहीं रहेगा, ये गलत हो गया यहाँ पे। अगर 26 की जगह 1929 होता तो बिल्कुल सही रहता है, ठीक है? तो कौन सा आंसर सही रहेगा? इन्होंने बोला कि नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं? कंप्लीट स्वराज की बात कर ली जाए, पूर्ण स्वराज की बात कर ली जाए, तो ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया था, एट लाहौर में किया गया था। कहाँ किया गया था? लाहौर में जो है मेरे भाई किया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू क्रिस्प प्रपोजल ऑफ 1942। क्रिस्प मिशन जो है उसके रिलेटेड हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें सही है। चलिए सबसे पहले हम सभी स्टेटमेंट जो है वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला है? इट वॉज सेंट टू इंडिया टू ऑब्टेन इंडियन कॉपरेशन फॉर ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स अगेंस्ट यूएस अग्रेशन। इन्होंने बोला कि क्रिस्प मिशन जो है वो भारत भेजने का एकमात्र ये कारण था कि जो यूएस यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, उसके लिए अगेंस्ट जो वॉर चल रही थी उससे जो है प्रेशर हैंडल करने के लिए, या उसमें आप कह सकते हैं कि इंडियंस की हेल्प लेने के लिए। तो ऐसा कुछ तो था नहीं, यूएस के अगेंस्ट तो वार चल नहीं रही थी। 1942 में क्या था? वर्ल्ड वॉर 2 था, ठीक है? अगर यहाँ पे यूएस अग्रेशन की जगह वर्ल्ड वॉर 2 दिया होता तो हम इसे सही कह सकते थे। चलिए ये तो ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, इट ऑफर टू रिमूव वेवल हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग दिस पीरियड। इन्होंने बोला है कि वेवल जो है इस टाइम पीरियड में वाइसरॉय था और उसको हटाने की बात की गई थी। वेवल का टाइम पीरियड की बात की जाए मेरे भाइयों, तो इसका टाइम पीरियड था 1944 से 1947 तक का जो है वेवल का टाइम पीरियड था। और 1942 में यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, 1942 में कौन था? लिनलिथगो, ठीक है, ये था वाइसरॉय। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये भी गलत हो गया, दूसरा भी ऑप्शन हम काट देते हैं। तीसरा जो है, इट प्रॉमिस टू प्रोवाइड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर वंस द वॉर वाज ओवर। तीसरे में कहते हैं कि
हम जो है आपको क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज दे देंगे, कंप्लीटली आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे, आपकी पावर्स आपके पास आ जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन आप खुद हैंडल करोगे, सब आप हैंडल करोगे जब ये वॉर खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा कभी अंग्रेजों ने कहा अपने मुंह से? ऐसा कभी नहीं कहा अंग्रेजों ने अपने मुंह से, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो पीछे एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर डी, तो यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा गया है, डोमिनियन स्टेटस द पावर ऑफ गवर्नर जनरल वुड बी प्रिजर्व्ड। हाँ, इन्होंने ये प्रपोज किया था कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो रहेगा और गवर्नर जनरल की पावर जो है वो रिजर्व रहेगी मेरे भाई। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी जहां पे बिल्कुल सही आंसर होता हुआ हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा गया है अगले क्वेश्चन में, विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इन्होंने बोला कि इनमें कौन सी जो है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लेके, ठीक है, कौन सी जो है वो करेक्ट नहीं है। तो बात करते हैं पहले, बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन इंडियन काउंसिल, ये गलत है, ठीक है, ओ सॉरी ये सही है, ठीक है। इन्होंने बोला नॉट करेक्ट, सही कौन सी नहीं है। इट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन एंड लेजिस्लेटर फॉर फर्स्ट टाइम, ये भी सही है, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस डायआर्की एट सेंटर सब्जेक्ट, ठीक है। डायआर्की जहाँ आ गया ये गलत हो जाएगी। डायआर्की में क्या होता है कि ये एक टाइप की गवर्नमेंट होती है जहाँ जॉइंट रूल किया जाता है, ठीक है। जॉइंट रूल जैसे आप एग्जांपल के लिए कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि गठबंधन बोलते हैं ना, गठबंधन वाली सरकार, ठीक है, वैसा आप कह सकते हैं, ठीक है। गठबंधन सरकार मतलब दो पार्टियां जो हैं वो रूल करती हैं एक जगह पे, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो यही है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द लीडर ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो हुआ था उसमें जो प्रोटेस्ट किया गया था, तो उसमें लीडर जो है वो कौन था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो कौन था उसमें लीडर? बात कर रहे हैं रॉलेट एक्ट की। जल्दी से आंसर आने दीजिए सभी दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, नोट्स वगैरह जो है बनाते जाइएगा, हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले ना आप एक चीज़ समझ लीजिए कि रॉलेट एक्ट था क्या। ऊपर ऊपर से पढ़ने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, चीज़ों को समझेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज चल रहा है तो बेटर रहेगा। रॉलेट एक्ट की बात करते हैं, इसमें क्या था, लिख लीजिए जल्दी से, अगर जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनके लिए लिख रहा हूँ। पावर टू पुलिस टू अरेस्ट एनी पर्सन, टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न। ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था कि भाई पुलिस के पास इतनी पावर दे दी गई थी कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के जो है वो उठा सकती थी और अरेस्ट कर सकती थी, ठीक है। तो ये तो सरासर गलत चीज़ हो जाती ना, कि अगर किसी की कोई गलती नहीं है उसको उठा लिया, पुलिस की मर्जी है भाई, तो ये पावर दी गई थी। तो इसलिए रॉलेट एक्ट जो है इसका विरोध किया गया था, और इसमें लीडर कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। ऑलमोस्ट याद रखिए कि अगर लीडर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए मॉडर्न हिस्ट्री में से कि लीडर कौन थे, तो महात्मा गांधी पे चले जाएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ऑलमोस्ट जो है वो कवर किसने की है? महात्मा गांधी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम दैट पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमेन। इन्होंने बोला है कि कौन सा वह एक्ट है जिसमें यूनाइटेड किंगडम, यूके जो है, जो ब्रिटेन वाले हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, उन्होंने भारत को दो नए आज़ाद या स्वतंत्र इलाकों में जो है वो डिवाइड कर दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। बंटवारा जो हुआ था भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था 1947 में, तो वो कौन से एक्ट के अंडर किया था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कौन से के अंडर किया था मेरे भाइयों? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंडर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो पार्टीशन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट पीछे हो चुका है हमारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये तो 1919 पे आता है या 1935 पे आता है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये 1784, इसकी डेट याद रख लीजिए, बस इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बस आप जो है वो डेट याद रख लीजिए, अगर इन केस पूछा भी जाए तो हम पीछे ना रहें, ठीक है। इसका नाम भी लिख लीजिए, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, नाम भी लिख लीजिए, क्यों रिस्क क्यों लेना भाई, ठीक है। अगर आ ही गया, सोचो अगर आ ही गया तो फिर क्या, इसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से जाना जाता है, और 1784 जो है इसका टाइम पीरियड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? कौन सा मूवमेंट है इमीडिएटली एकदम से जो है बंगाल का पार्टीशन हुआ, जब बंगाल का विभाजन हुआ उसके बाद लाया था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल के विभाजन के तुरंत बाद हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी या फिर गदर मूवमेंट? तो देख लीजिए बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था, तो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अब देख लीजिए 1905 इसके इर्द गिर्द जो है वो कौन सा आता है? बात करें हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तो ये 1930 में आता है। सिविल डिसोबीडियंस असहयोग 1930 में। नॉन कोऑपरेशन की बात करें 1920 से लेके 1922 तक जो है नॉन कोऑपरेशन चलता है। स्वदेशी और गदर जो है ये दो बचते हैं। गदर की बात करें 1930 में बचता है और स्वदेशी जो है 1906 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 1906 नहीं 1905, सॉरी माय मिस्टेक, 1905 में। ठीक है, जुलाई में जो है वो पार्टीशन हुआ था, जुलाई में जो है बंगाल का पार्टीशन हुआ था और अगस्त में जो है, अगस्त में स्वदेशी मूवमेंट जो है वो चलाया गया था। क्लियर है? डेट्स जो है इसलिए कह रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या चीज़ें करनी है कि डेट्स याद रखनी है, क्योंकि इसमें सब वही खेल है। ठीक है, ईयर्स याद रखिए, डेट याद रखिए बस, और थोड़े बहुत वॉइस राइज या गवर्नर जनरल याद रख लीजिएगा तो बात बन जाएगी हमारी। क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी भाई को डाउट तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन। महात्मा गांधी जो है वो भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से कब, किस वर्ष को जो है वो भारत लौटे थे? जनवरी में लौटे थे, ये सभी को मालूम है और सभी ऑप्शंस में भी है, बट बात है यहाँ पे कि कौन से ईयर में वापिस आए थे। ठीक है, तो ये आए थे 1915 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन जिन दोस्तों को आंसर्स पता होते हैं ट्राई कीजिए, साथ साथ में जो है वो कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा, और हो सके तो सभी दोस्त जो है वो रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्लास आपको कैसा लगता है। ठीक है, ताकि जो कुछ दूसरे हमारे साथ नए स्टूडेंट्स जो आएंगे उनको भी थोड़ा जो है रिव्यू एक टाइप का मिल सके कि कैसी जो है क्लासेस चल रही हैं और कैसे जो है सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बस इतना सा कर दीजिए, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं। चलिए फिर एक और बात करते हैं इसी के ऊपर कि फर्स्ट जो है वो सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ चलाया गया था? फर्स्ट सत्याग्रह, क्वेश्चन बन जाता है सीधा सीधा कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था वो कहाँ चलाया गया था? चंपारण में। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। इसको लेकर जो है ये सत्याग्रह चलाया गया था। इसमें क्या था कि फोर्सफुली जो है वो इंडिगो की कल्टीवेशन करवाई जा रही थी। किसकी? इंडिगो की। इंडिगो क्या चीज़ होता है मेरे भाई? इंडिगो क्या चीज़ होता है? इंडिगो होता है नील। ठीक है, तो नील की जो है ज़बरदस्ती इनसे खेती करवाई जा रही थी, तो उसको लेके महात्मा गांधी ने जो है जो अपना पहला सत्याग्रह जो है चलाया था। कौन से वर्ष में चलाया था? 1917 जो है 1917 में चलाया था। क्लियर है यहाँ तक? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं? अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सभी समझ आ रहे हैं अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात की गई यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार संप्रदाय निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी? संप्रदाय निर्वाचन ना समझें तो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जो है वो कब शुरू किया गया था? ठीक है, कौन से एक्ट के अंडर जो है वो शुरू किया गया था? तो ये किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट। ये हुआ है कहाँ पर रहा? ऑप्शन नंबर ए में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1919 में क्या हुआ था? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। ठीक है, तो ये उसी के अंडर जो है या उसी के द्वारा आप कह सकते हैं शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑफिशियल रीजन गिवन बाय ब्रिटिशर आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? जब बंगाल का विभाजन हो गया मेरे भाइयों 1905 में, आप सभी को पता है बंगाल का विभाजन हो गया था। ठीक है, तो जब हो गया उसके बाद होता क्या था कि उनको कोई ना कोई रीज़न तो देना ही पड़ता था कि क्यों हुआ, क्यों किया, ऐसा वैसा। तो उन्होंने जो है ऑफिशियल रीज़न जो है वो क्या बताया था कि बंगाल के विभाजन के लेके क्या उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ चेक करने के लिए किया था, क्या इजी मूवमेंट ऑफ आर्मी के लिए किया था, या इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए किया था, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए किया था? देखिए एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए तो कर नहीं सकते। ठीक है, अगर किया भी होगा इन चीज़ों के लिए तो ये खुल के बोल नहीं सकते, ये रीज़न देंगे नहीं। ठीक है, आर्मी की मूवमेंट के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता कि विभाजन कर दें। अब बात अटकेगी इन दो में।
ठीक है, बात अटकेगी किन में, इन दो में, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और एडमिनिस्ट्रेशन। तो बात कर ली जाए ब्रिटिशर्स की, उनको तो हमारी इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं था, वो तो क्या कर रहे थे, इकोनॉमी लूट रहे थे। ठीक है, तो बात करते हैं, उन्होंने ऑप्शन जो दिया, जो रीज़न दिया वो दिया एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस के लिए रीज़न दिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। ये किसके द्वारा जो है वो चलाया गया था और कौन सी जगह से शुरू किया गया था। आपको मैंने क्या बोला कि मॉडर्न हिस्ट्री के जितने कोई मूवमेंट्स हैं या कुछ भी रिफॉर्म्स हैं वो ऑलमोस्ट पे आप महात्मा गांधी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी के साथ जा सकते हैं, और महात्मा गांधी इसमें सही आंसर रहेगा, और लोकेशन जो है वो रहेगी कौन सी, बॉम्बे। ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था और बॉम्बे से शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द प्राइमरी डिमांड ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट थी क्या चीज़, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। होम रूल लीग मूवमेंट क्या थी मेरे भाइयों कि इसमें क्या था कि सेल्फ गवर्नमेंट मांगते थे। क्या करते थे, सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, होम रूल लीग में सेल्फ गवर्नमेंट की जो है वो डिमांड की गई थी कि हम भाई अपनी जो गवर्नमेंट है वो खुद चलाएंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि दो जो है टू होम रूल बन गए थे। ठीक है, टू होम रूल लीग बन गई थी, होम रूल बन गए थे। एक जो है, एक बनाया था एनी बेसेंट ने सबसे पहले, ठीक है, और दूसरा बनाया था लोकमान्य तिलक ने। दूसरा किसने बनाया था, लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है ये बना था। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम इसमें ऑप्शंस के कि इसमें क्या था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ठीक है, क्या ऐसा कहा गया था होम रूल में कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश रूल से, नहीं। डोमिनियन स्टेटस विद इन दी ब्रिटिश एम्पायर, डोमिनियन स्टेटस चाहिए था इनको। बोलते थे कि ब्रिटिश एम्पायर ही कर रखो अपना, चाहे राज तुम ही करो, पर हमें हमारा डोमिनियन स्टेटस दो, हमें हमारा हक दो, हम अपनी सरकार जो है वो खुद चलाएंगे। क्योंकि तुम हमारे बारे में क्या ही अच्छा कर लोगे भाई, तुम बाहर के लोग हो, तुम हम लोगों को कुछ समझते नहीं, उल्टा तुम हमें नीच बोलते हो, तो तुम हमारे भले के लिए क्या करोगे। तो इसलिए हमें अपने लोग जो है गवर्नमेंट में बिठाने पड़ेंगे जो हमारे लोगों के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी डोमिनियन स्टेटस जो है जो चाहते थे, और इसी को डोमिनियन स्टेटस को बोला गया था कि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस पाने का एक पहला मूल मंत्र है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु अमंग द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द मैस्कैरे ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके एकदम से पहले, जहाँ आप कह सकते हैं अचानक पहले, कौन सी मूवमेंट जो है वो इनमें से हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, आपको मैंने क्या बोला था कि डेट्स याद रखिए तो सब हो जाएगा। मान लीजिए आपको नहीं भी पता, फिर भी हम ट्राई करते हैं। रॉलेट एक्ट की बात करते हैं, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग कब हुआ था, 1919 में हुआ था ना, जुलाई में हुआ था। ठीक है, जुलाई में हुआ था 1919 में। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ऑप्शन से देख लीजिए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आप सभी को मालूम है 1909। ठीक है, मान लीजिए एल्बर्ट विल आपको नहीं मालूम, गांधी इरविन पैक्ट आपको पीछे बताया 1931 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में। क्या बताया, 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया था। ठीक है, तो ये जो एल्बर्ट वाला है, एल्बर्ट विल है, ये 18 सेंचुरी में आया था। ठीक है, 1883 में आया था ये। तो अब खुद देख लीजिए कि जलियांवाला बाग जो है उसके आसपास जो है वो कौन सा ऑप्शन टिक रहा है। ठीक है, तो पासेज ऑफ रॉलेट एक्ट 1919 जो है बिल्कुल सही रहेगा कि रॉलेट एक्ट जो है ये पास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा। ये वो तरीका है कि जिसमें अगर आपको आंसर्स नहीं भी पता है, मान लिया कि आपको इसमें आंसर नहीं पता था बट आपको डेट पता थे, तो आपने डेट्स लिख लिए। अब आपने देख लिया कि हाँ भाई जलियांवाला बाग तो 1919 में होता, तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट वाला ऑप्शन ही लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला इमीडिएट पहले उससे, एकदम पहले उससे कौन सा हुआ था, तो 1919 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ हम एलिमिनेट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाइयों, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका गठन कब हुआ था, फाउंड कब की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन कौन से वर्ष में हुई थी, तो 1885 में हुई थी। बात कर ली जाए फाउंडर की, फाउंडर कौन है भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन है। क्या राहुल गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं, सोनिया गांधी है, जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, कौन है। किसी भाई को आंसर पता हो तो जल्दी से बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर जो है वो कौन है। क्या है कोई ऐसा जिसको पता हो। चलिए मैं लिखता हूँ नाम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे। ठीक है, ज़्यादातर ऐसे लिखा होता है AO
ह्यूमे करके लिखा होता है, ठीक है। ये जो है ये फाउंडर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो बात करते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट की कि भाई आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? भूमेश चंद्र, ठीक है। भूमेश चंद्र बनर्जी जो है ये फर्स्ट क्या था? प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु डिड नॉट अकम्पनी महात्मा गांधी व्हेन ही वेंट टू चंपारण इन 1917? महात्मा गांधी ने जब अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण वाला, ठीक है, चंपारण वाला महात्मा गांधी ने जब पहला सत्याग्रह शुरू किया था उसमें किसने कंपनी देने से मना कर दिया था कि भाई हम आपके साथ नहीं आएंगे, ठीक है। 1947 की बात की जा रही है। जल्दी से आंसर बताएंगे। तो एनी बेसेंट बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो एनी बेसेंट ने जो है वो मना कर दिया था। चंपारण के मूवमेंट क्यों हुई थी आपको मैंने बता दिया, क्योंकि इंडिगो की जो है वो खेती करवाई जा रही थी जबरदस्ती उनसे, तो इसलिए महात्मा गांधी ने जो है वो किया था सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ पैक्ट के बाद बात की जा रही है कि लखनऊ पैक्ट जो है, लखनऊ समझौता जो है वो किस किस के बीच में हुआ था। लखनऊ समझौता किस किस के बीच में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 48 देखिए जल्दी से। तो ये हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था 1916 में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर। महात्मा गांधी ने जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था, आपको पता है। एकमात्र सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेशन लिया था, बाकी और किसी में नहीं लिया था। तो इन्होंने बोला है कि किसके बाद लिया था। आफ्टर यहाँ पे वर्ड देखिए, आप सभी देख पा रहे हैं, आफ्टर मेंशन किया गया है। तो चलिए जल्दी से हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि भाई सेकंड जो है वो कब हुई थी। जल्दी से कोई बच्चा डेट बताएगा कि सेकंड जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। जल्दी से किसी बच्चे को मालूम हो। चलिए तो मैं तब तक आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। तो पढ़ता हूं, ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। साइनिंग द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। क्या गांधी इरविन पैक्ट जो समझौता हुआ था उसको साइन करने के बाद जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है। ओ सॉरी, इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट किया था, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है रिफ्यूजिंग टू होल्ड डायरेक्ट टॉक विद मुस्लिम लीग। क्या उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ डायरेक्ट टॉक करने से मना कर दिया था, सीधी बात करने से। बीइंग परमिटेड बाय कांग्रेस, क्या वो कांग्रेस के द्वारा परमिट किए गए थे। रिसीविंग एश्योरेंस दैट इंडिपेंडेंस वाज फास्ट कमिंग, की वो इंश्योर कर रहे थे कि आज़ादी जो है हमें बड़ी जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं, महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया किसके बाद? गांधी इरविन पैक्ट जो समझौता हुआ था 1931 में, उसके बाद, ठीक है। 1931 में किया था, उसके बाद किया था। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए। तो बात करते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की। तो जल्दी से सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। हु वर द प्राइम एक्यूज्ड इन असेंबली बॉम्ब केस दैट टुक प्लेस इन 1929। देखिए 1929 में दिल्ली में एक बॉम्ब केस हुआ था, असेंबली में बॉम्ब फोड़ा गया था, ठीक है। तो उसके लिए मेन एक्यूज जो है वो किसे ठहराया गया था कि किसने जो है ये काम किया है, ठीक है। जल्दी से उधम सिंह और मंगल पांडे की बात कर ली जाए। मंगल पांडे तो आपके आ जाएंगे रिवॉल्ट 1857 के साथ, रिवॉल्ट 1857 के साथ आ जाएंगे। इन्होंने वहाँ पे उनके एक मिलिट्री वाले को मारा था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के। उधम सिंह की बात कर ली जाए, इसने मारा था, उधम सिंह ने मारा था डायर को, जनरल डायर को मारा था, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं, सूर्य सेन और राम प्रसाद। सूर्य सेन और राम प्रसाद जो है ये चित्तगांव आर्मरी रेड से संबंधित है, ठीक है। आर्मरी रेड की बात होती तो ये दोनों वहाँ पे थे, ठीक है। भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। भगत सिंह और बाटुकेश्वर ने इन्होंने असेंबली में जो है वो बॉम्ब फोड़ा था, ठीक है। इनका कुछ नारा था कि बहरे कानों को सुनाई देने के लिए ऐसा धमाका चाहिए होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ऐसा कुछ इसके रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, राम प्रसाद और अशफाकुल्ला, ठीक है। इनका नाम अगर आएगा तो ककोरी से आएगा, ककोरी कॉन्स्पिरेसी से आएगा, ठीक है।
क्लियर। तो आंसर इसमें कौन सा रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है दोस्तों। तो आज की क्लास के जो क्वेश्चंस थे हमारे, आज की क्लास के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अगर किसी भाई को कोई डाउट बचा हो, कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए। उससे पहले छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए सभी दोस्त। क्लास करते हैं आप सभी दोस्त, ट्राई कीजिए कि कमेंट बॉक्स में जो है वो आंसर देने की। अगर आंसर नहीं दे पाते हैं तो जब क्लास ख़त्म हो जाता आप जितना भी करते हैं, और रिव्यू जो है वो ज़रूर दीजिए कि क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चंस का लेवल वगैरह जो आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि इससे हेल्प क्या होगी कि जो दूसरे नए स्टूडेंट्स आएंगे वो एकदम से जो है वो टीचर को नहीं जान पाते कि कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं। स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है, क्योंकि सोर्सेज जो हैं वो बहुत सारे हैं, सोर्सेज बहुत सारे हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ट्राई किया करिए कि कमेंट बॉक्स में रिव्यूज़ दे दीजिएगा कि क्लासेस कैसी लग रही हैं। आपको अच्छी लग रही हैं तो अच्छा लिखिए, बुरी लग रही हैं बुरा लिखिए, जैसी आपको लग रही है, ठीक है। आप फ्रीली लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। और ट्राई कीजिए करिए साथ में क्लास को लाइक वगैरह करें, और जो कुछ नए भाई हमारे साथ जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह हो तो व्हाट्सएप लिंक नीचे दिया रहेगा, वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ से आप बता सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास ख़त्म हो चुकी है और किसी भाई को कोई डाउट कोई क्वेरी नहीं है। अगर कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अभी वर्मा सर बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, ठीक है। अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्लास सर, थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का इतना प्यार देने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दो, और रिवीजन जो है मेरे भाइयों ज़रूर कीजिए, ठीक है। रिवीजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही आप कह सकते हैं कि एकमात्र मंत्र है सिलेक्शन की तरफ जाने का। रिवीजन में आलस करते हैं बच्चे और यहीं से पीछे रह जाते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाइयों, दो इजाज़त, मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।